लीजिए दोस्तों, आज पेश खिदमत है अंबर नाग मारिया की सीरीज मौत का ताकुब की किस्त नंबर 100। ये मौत का ताकुब सीरीज की आखिरी किस्त है, लेकिन ठहरिए, अभी अंबर नाग मारिया कहानी का इख्तिताम नहीं हुआ। जैसा कि आपको मालूम है कि अंबर नाग मारिया कहानी के 3 सिलसिले हैं: मौत का ताकुब, वापसी का सफ़र और खलाई सफ़र। अभी हमने सबसे पहले मौत का ताकुब के 100 हिस्से मुकम्मल किए हैं, यानी मौत का ताकुब सीरीज जिसमें 100 हिस्से हैं उसकी आज आखिरी किस्त है। मौत का ताकुब के बाद अंबर नाग मारिया की दूसरी सीरीज वापसी का सफ़र इसी चैनल हैदर वॉइस पर जल्द ही पेश की जाएगी। उम्मीद है कि इस सीरीज़ की तरह आपको अंबर नाग मारिया की वापसी का सफ़र सीरीज़ भी बहुत पसंद आएगी। वो इससे ज़्यादा सनसनीखेज़ और दिलचस्प होगी। यहाँ आकर अंबर नाग मारिया का 5000 साल पुराना तारीखी सफ़र ख़त्म हो जाता है। यहाँ नाग और मारिया एक एक करके तारीख के अंधेरों में गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, अंबर से बिछड़ जाते हैं, उसे अलविदा कहकर चले जाते हैं। अंबर अकेला रह जाता है। वो भी वापसी के सफ़र का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि देवी जलाला ने पेशगोई की है कि ये तीनों दोस्त वापसी के सफ़र में किसी न किसी मकाम पर, किसी सनसनीखेज़ मोड़ पर एक दूसरे से फिर आन मिलेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मौत का ताकुब सीरीज़, जो अंबर नाग मारिया की सबसे पहली सीरीज़ थी, उसकी तरह आपको अंबर नाग मारिया की दूसरी आने वाली सीरीज़ वापसी का सफ़र भी बहुत पसंद आएगी। उसका इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द मैं उसे हैदर वॉइस पर पेश करूँगा। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया मौत का ताकुब सीरीज की किस्त नंबर 100, आखिरी किस्त। नाग मारिया गायब हो गए। रात के अंधेरे में अंबर को एक साया सा दिखाई दिया। अंबर के सामने पहाड़ियों के दरमियान एक वादी फैली हुई थी। आसमान पर चांद कहीं नहीं था, सिर्फ सितारे चमक रहे थे। अंबर जिस तैयारे में सफर कर रहा था उसे जर्मन लड़ाका तैयारों ने मार गिराया था और अंबर पैराशूट के जरिए नीचे कूद गया था। उसने पैराशूट एक नदी में फेंक दिया था। अंबर बंबई से एक ट्रांसपोर्ट तैयारे में लंदन जा रहा था। जैसा कि आपने पिछली किस्त में सुना होगा, अंबर ने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखा। उसकी चमकीली सुइयां रात के 3 बजा रही थी। जिस वक्त उनका तैयारा जर्मन लड़ाका तैयारों ने गिराया, वो यूरोप के किसी मुल्क के ऊपर से गुजर रहा था। अंबर का ख्याल था कि वो यूगोस्लाविया में गिरा है, जिस पर जर्मनों ने कब्जा कर लिया था। अंबर को एक बार फिर साया नजर आया। इस बार यह साया सामने वादी में एक पगडंडी पर से गुजरकर उसकी तरफ आ रहा था। अंबर ने गौर से देखा, ये एक औरत का साया था, जिसके सर के बाल खुले थे और रात की हवा में लहरा रहे थे। उस औरत ने लंबा कुर्ता पहन रखा था। अंबर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने ये साया पहले भी कहीं देखा है। अचानक साया हवा में उड़ने लगा और फिर अंबर के सामने आकर ज़मीन पर उतर गया। अब अंबर ने उसे साफ पहचान लिया। साया कदीम मिस्री देवी और अंबर की दोस्त और हमदर्द देवी जलाला का था। जलाला की आंखों से सितारों की तरह तेज़ रोशनी की किरणें फूट रही थी। उसने अंबर की तरफ देखते हुए कहा, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे अंबर, तुम्हारा लंबा सफ़र अब ख़त्म हो रहा है। अंबर ने कहा, खुदा तुम्हारी भी हिफाजत करे देवी जलाला, ये बताओ क्या मैं अब भी वापस अपने 5000 साल पुराने वतन वापस चला जाऊंगा? देवी जलाला ने कहा, हाँ, तुम अपने वतन ज़रूर वापस जाओगे, लेकिन एकदम से नहीं, बल्कि तुम्हारी वापसी का सफ़र इसी तरह होगा जिस तरह तुम मौत के ताकुब में सफ़र करते करते यहाँ तक पहुँचे हो। ये भी एक हंगामा खेज़ और हैरत अंगेज़ सफ़र होगा। अंबर ने पूछा, क्या ये सफ़र मैं अकेला करूँगा या इस सफ़र में मारिया और नाग भी मेरे साथ होंगे? देवी जलाला ने कहा, नहीं, तुम तीनों ही वापसी का सफ़र तय करोगे। तुम वापसी के इस अनोखे और सनसनीखेज सफ़र में भी एक दूसरे के साथ होगे। अंबर ने पूछा, हमारा वापसी का सफ़र कब और किस जगह से शुरू होगा? देवी जलाला ने कहा, यह मैं नहीं बता सकती, ये एक राज है, मुझे ये राज फाश करने का हुक्म नहीं है। अंबर ने कहा, है देवी, क्या तुम ये भी नहीं बता सकती कि नाग और मारिया इस वक्त किस मुल्क में और किस जगह हैं? देवी जलाला बोली, मुझे सिर्फ इतना बताने का हुक्म है कि वो दोनों इस वक्त लंदन में हैं। कहाँ हैं और किस जगह पर हैं ये मैं नहीं बता सकती। इतना कहकर देवी जलाला गायब हो गई। रात इसी तरह खामोश और वीरान थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और वादी में सन्नाटा छाया हुआ था। अंबर अपनी जगह से उठा और उसने पगडंडी पर चलना शुरू कर दिया। अंबर सोचने लगा कि खुदा जाने उसका वापसी का सफ़र कब और कहाँ से शुरू होगा। उसने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। अंबर खुद भी यही चाहता था कि अब उसे वापसी का सफ़र शुरू कर देना चाहिए। एक बात की उसे खुशी हुई थी कि नाग और मारिया लंदन में थे। उसने सोचा कि वो पहले ये मालूम करेगा कि वो किस इलाके में पैराशूट के ज़रिए उतरा है और यहाँ से किसी तरह लंदन जाने की कोशिश करेगा। जंग ने उसके रास्ते में बड़ी रुकावटें पैदा कर दी थी। सफ़र मुश्किल और नाकाबिले एतबार हो गया था। जहाज़ की सर्विस ख़त्म हो चुकी थी। बहरी जहाज़ों में सफ़र करना ख़तरनाक था। अंबर के लिए ख़तरनाक नहीं था, मगर देर लग सकती थी। अंबर चलता गया, वादी ख़त्म हो गई। यहाँ कोई छोटा सा देहाती मकान भी उसे दिखाई न दिया। हर तरफ खामोशी और वीरानी थी। आसमान पर सितारे मध्यम होने लगे और सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। अंबर वादी से निकलकर एक छोटे से दर्रे में से गुजर रहा था कि अचानक उस पर किसी तरफ से फायर हुआ। ठाई की आवाज़ से सारी वादी गूंज उठी। गोली अंबर के सर से टकराकर नीचे गिर पड़ी। वो समझ गया कि यहाँ से भागना फजूल है, क्योंकि दुश्मन उसे देख चुका है। अगर वो भागा तो ख्वामख्वाह से परेशानी होगी। भागने से फ़ायदा भी कोई नहीं था,
पहले ये मालूम करना चाहिए था कि दुश्मन कौन है। हो सकता है कि उनके जरिए यहाँ से निकलकर लंदन जाने का कोई वसीला बन जाए। दूसरी गोली अंबर की गर्दन को छूकर निकल गई। अंबर रुक गया, फिर उसे कदमों के भागने दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी और दो आदमी अंधेरे से निकलकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनके हाथों में राइफलें थीं और सरों पर उन्होंने रुमाल बांध रखे थे। अंधेरे में उनके चेहरे बड़े खौफनाक लग रहे थे। उन्होंने जिस जुबान में अंबर को पूछा कि वह कौन है, वो जुबान यूगोस्लावी थी। अंबर ये जुबान भी जानता था, मगर उसने जाहिर यही किया कि वो उनकी जुबान नहीं समझा। अंबर ने अंग्रेजी में कहा, मैं मिस्री सौदागर हूँ। बम्बई से एक ट्रांसपोर्ट तैयारे में लंदन जा रहा था कि जर्मनों ने तैयारा मार गिराया। मैं पैराशूट के जरिए यहाँ गिरा हूँ। दोनों आदमियों ने अंबर को आगे आगे लगाया और एक पहाड़ी गार में ले गए, जहाँ पहले ही 6-7 आदमी बैठे हुए थे। उन सब ने सरों पर सुर्ख रुमाल बांध रखे थे और राइफलें उनके कंधों से लटक रही थी। अंबर समझ गया कि यूगोस्लाविया पर तो जर्मनों ने कब्जा कर रखा है और ये लोग यूगोस्लावी मुहिबे वतन हैं, जो जर्मनों को अपने वतन से निकाल बाहर करने के लिए छुप कर गोरीला जंग कर रहे हैं। उन आदमियों में से एक की मूछें बड़ी बड़ी थी। गार में एक चिराग जल रहा था। चिराग की रोशनी में उस आदमी का चेहरा तांबे की तरह चमक रहा था। उसने अंबर को सर से पांव तक घूर कर देखा और कहा, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आ गए? अंबर ने वही कहानी सुनाई जो उसने पहले 2 आदमियों को सुनाई थी। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम मानिगो है। मैं आदमी की शक्ल देखकर उसके दिल का हाल मालूम कर लेता हूँ। तुम जर्मन जासूस हो और यहाँ हमारे खिलाफ जासूसी करने आए हो। अंबर मुस्कुराया, कहने लगा, मिस्टर मानिगो, अगर तुम इंसान की शक्ल देखकर उसका दिल का हाल मालूम कर लेते हो तो फिर यहाँ तुमने बड़ा सख्त धोखा खाया है, क्योंकि मैं जर्मन जासूस नहीं हूँ। मानतिगो ने अंबर की आंखों में आंखें डालकर ऊंची आवाज़ में चीख मारी, तुम बकवास करते हो। फिर उसने 2 आदमियों को इशारा किया। अंबर समझ गया कि ये लोग उसे अजियत पहुंचाकर उससे दिल का हाल मालूम करना चाहते हैं। अंबर ने दिल का हाल बयान कर दिया था, मगर वो मानते ही नहीं थे। 2 आदमी खंजर निकालकर अंबर के दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। मानतिगो बोला, मिस्टर अंबर, अगर तुमने अब भी हमें ना बताया कि तुम कहाँ से आए और तुम्हारे दूसरे जासूस साथी कहाँ हैं, तो मैं इन दोनों को इशारा करूंगा और ये अपने अपने खंजर तुम्हारी गर्दन में घोंप देंगे। अंबर को मानिदगो की अहमकाना हरकतों पर बड़ा गुस्सा आया, मगर वो गुस्से को पी गया। उसने बड़े इखलाक के साथ कहा, मिस्टर मानिदगो, तुम क्यों नहीं मानते कि मैं जर्मन जासूस नहीं हूँ? इसलिए कि तुम जर्मन जासूस नहीं हो, मानिदगो ने चीख कर कहा और साथ ही अंबर को गाली दे डाली। बस दुनिया में यही एक बात ऐसी थी जो अंबर से बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। वो किसी की जुबान से गाली नहीं सुन सकता था। उसे एकदम तैश आ गया, उसका खून खोल उठा। उसने अपने दाएं बाएं खड़े आदमियों में से एक आदमी को पकड़कर नीचे गिरा लिया। अंबर पर गोलियों की बौछार गिरने लगी। हर तरफ से उस पर फायरिंग हो रही थी। गार में कोई आदमी ऐसा नहीं था जो अंबर पर गोलियां न चला रहा हो, लेकिन कोई भी गोली ऐसी नहीं थी जो अंबर को लग रही हो। गोलियां अंबर के जिस्म से टकराकर ज़मीन पर गिर रही थी। अंबर ने खंजर हाथ में ले लिया था और अपने ऊपर बरसती गोलियों की बारिश से बेनियाज खंजर लेकर मानिदगो की तरफ बढ़ा, क्योंकि मानिदगो ने उसे गाली दी थी। मानिदगो ने अपनी ब्रेन गन की गोलियां उस पर खाली कर दी। वो सामने से अंबर के चेहरे और छाती पर फायरिंग कर रहा था, मगर यह देखकर हैरान था कि कोई एक भी गोली अंबर के जिस्म में नहीं घुस रही थी और खून का एक कतरा भी कहीं गिरता नजर नहीं आ रहा था। उसके साथ अंबर मानिदगो के करीब आ गया और उसकी गर्दन पर अपना लोहे जैसा मजबूत हाथ डालकर उसे एक झटका देकर नीचे गिरा लिया। मानिदगो को यूं लगा जैसे किसी ने चट्टान ने उसे नीचे गिरा दिया हो। उसके साथी खंजर निकालकर अंबर पर टूट पड़े और धड़ाधड़ उस पर खंजर चलाने लगे, लेकिन सब के खंजर अंबर के जिस्म से टकरा टकरा कर टूट गए। उनके हाथ जख्मी हो गए, सब परेशान थे। अब उनके चेहरों पर खौफ छा गया। वो अंबर को कोई भूत समझने लगे थे। अंबर ने अपना खंजर मानिदगो की गर्दन पर रखकर कहा, तुमने मुझे गाली दी है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मानिदगो भी दहशत ज़दा हो गया था। वो समझ गया था कि ये लड़का जर्मन जासूस नहीं हो सकता। दुनिया में कोई जर्मन जासूस ऐसा नहीं है जिस पर कोई गोली असर ना करे और कोई खंजर उसके जिस्म में दाखिल ना हो सके। उसने कहा, मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गाली वापस लेता हूँ। अंबर का खंजर वाला हाथ रुक गया। उसने मानिदगो को माफ़ कर दिया। वो परे हटकर गार की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। उसने खंजर सामने फेंक दिया। चिराग की रोशनी में गार के फर्श पर जगह जगह ब्रेन गन की गोलियां बिखरी हुई थी। मानिदगो अंबर के करीब बैठ गया। उसने अपने साथियों को हाथ के इशारे से गार के बाहर जाने का हुक्म दिया। सारे साथी बाहर चले गए। गार में अब सिर्फ अंबर और मानिदगो ही रह गए थे। अंबर का अंदाज़ा दुरुस्त निकला। मानिदगो यूगोस्लावी मुहिबे वतन गोरीला था और ये लोग अपने मुल्क पर कब्जा करने वाली जर्मन फौजों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये रात के अंधेरे में सफ़र करते जर्मन फौजी दस्तों, ट्रकों, बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों पर हमले करके उन्हें तबाह कर देते थे। जर्मन फौजी भी उनकी तलाश में रहते। जहाँ कहीं उनका गोलीला मिल जाता वो इसे वहीं गोली मार देते थे। मानिदगो ने अपने गिरोह के बारे में अंबर को सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो अंबर को कोई सुपरमैन समझ रहा था जो किसी दूसरे सैयारे से उनकी दुनिया में आ गया था। अंबर से उसने पूछा कि वो किस सैयारे का सुपरमैन है। अंबर को दिल में हंसी तो बहुत आई। फिर उसने सोचा कि उन लोगों को इस गलतफहमी में रहने दिया जाए। कहने लगा, मैं सैयारा मरीख का सुपरमैन हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि मैं लंदन जाना चाहता हूँ और मुझे यहाँ से लंदन तक के रास्ते की खबर नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ से मैं लंदन क्यों कर जा सकता हूँ? मानिदगो ने कहा, ए सुपरमैन, यहाँ से लंदन तो तुम्हें हम पहुँचा देंगे, लेकिन क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगे? अंबर ने पूछा, तुम मुझसे किस किस्म की मदद लेना चाहते हो?
मानितगो ने कहने लगा, हमारे मुल्क पर जर्मनों ने ज़बरदस्ती हमला करके कब्जा कर लिया है। वो हमारे भाई बहनों पर सख्त जुल्म कर रहे हैं। हम उनके कब्जे से अपना मुल्क आज़ाद कराना चाहते हैं। अंबर ने कहा, मुल्क आज़ाद कराना तो तुम्हारी फ़ौज का काम है। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी फ़ौज हथियार डालकर अपना वतन जर्मनों के हवाले कर सकती है तो फिर जर्मनों को तुम्हारे वतन पर कब्जे का हक हासिल है। हाँ, अगर तुम किसी दूसरी जगह पहुंचना चाहते हो और मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मानितगो ने कहा, हम अपनी पहाड़ियों में बैठकर यहाँ से गुजरने वाले जर्मन काफिलों पर हमला करके उन्हें तबाह करते हैं। काश तुम हमारी मदद कर सकते। अंबर ने कहा, मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ से लंदन शहर को मैं कहाँ से और किस तरफ से जाऊँगा। मानितगो कहने लगा, इंग्लिस्तान जाने वाले सयाह जंग से पहले यूगोस्लाविया से होकर जाते थे, मगर अब जंग लगी हुई है। यूगोस्लाविया से अगर तुम गुजर सकते हो तो आगे तुम ऑस्ट्रिया में दाखिल हो जाओगे, मगर वो भी जर्मनों के कब्जे में है। तुम लोग यूगोस्लाविया से निकलकर यूनान की तरफ चले जाओ। वहाँ से हो सकता है कोई जहाज़ तुम्हें उठाकर इंग्लिस्तान ले जाए। अंबर ने उनका शुक्रिया अदा किया और गार से बाहर निकल आया। बाहर सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। अंबर ने एक पहाड़ी सड़क पर चलना शुरू कर दिया। चलते चलते जब उसे दोपहर हो गई तो सामने से उसे एक जर्मन ट्रक आता दिखाई दिया। ट्रक करीब से गुजरते गुजरते रुक गया। उसके अंदर से एक जर्मन अफसर ने सर बाहर निकालकर अंबर से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा रंग यूगोस्लावी लोगों जैसा नहीं है, तुम एशियाई हो। अंबर ने कहा, यस सर, मैं मिस्र का रहने वाला हूँ। उसके साथ ही अंबर ने सारी बात सच सच बता दी कि उसके हवाई जहाज़ को जर्मनों ने मार गिराया था। जर्मन अफसर ने चीख कर कहा, हमारे जहाज़ ने तुम्हारे जहाज़ को मार गिराया है तो फिर तुम ज़रूर हमारे दुश्मन होगे। उस जर्मन अफसर ने अपने ड्राइवर सिपाही को हुक्म दिया कि इसको पकड़कर ट्रक में ले आओ। जर्मन सिपाही अंबर की तरफ आया। अंबर ने उसे कुछ न कहा, चुपचाप ट्रक में बैठ गया। अंबर ने सोचा कि इस तरह अगर वो सफ़र करता रहा तो जगह जगह जर्मन उसे मिलेंगे और पूछताछ करेंगे। उसके लिए सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्यों ना वो इस मुल्क में सफ़र करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढे कि उस पर कोई एतराज़ न कर सके। उसने एक तरकीब सोच ली और ट्रक पर आकर बैठ गया। ट्रक रवाना हुआ तो अंबर ने आसपास गौर से देखा। ट्रक में वो अकेला था। अगली दोनों सीटों पर सिपाही और जर्मन फौजी अफसर बैठे थे। बीच में एक सुराख था जिसमें से अंबर को फौजी अफसर साफ नजर आ रहा था। ट्रक का पिछला दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया गया था। जब ट्रक थोड़ी दूर आगे निकल गया तो अंबर ने सुराख में से हाथ डालकर जर्मन अफसर की गर्दन पकड़ ली। जर्मन अफसर ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर अंबर पर फायर कर दिया, मगर भला फायर से क्या होता था। गोली अंबर के माथे से लगकर नीचे गिर पड़ी। जर्मन अफसर ने वहीं ट्रक रोक लिया। अंबर इतनी देर में जर्मन अफसर की गर्दन दबाकर उसे हलाक कर चुका था। जर्मन सिपाही ने अंबर पर ब्रेन गन की फायरिंग शुरू कर दी। उसका भी वही हशर हुआ। थोड़ी देर बाद सड़क के किनारे जर्मन सिपाही और जर्मन अफसर की लाशें पड़ी थी और अंबर ने जर्मन अफसर की वर्दी पहन रखी थी। उन दिनों जर्मन फौज में शुमाली सिसली के कुछ लोग भी भर्ती हो गए थे जिनका रंग ज़्यादा गोरा नहीं होता था। इसलिए जब अंबर एक जर्मन फौजी छावनी की सड़क से ट्रक लेकर गुजरा तो किसी को उस पर शक नहीं हुआ। वो छावनी से निकलकर सरहद की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गया। अंबर यहाँ से यूनान की सरहद में दाखिल हो जाना चाहता था। यूनान की सरहद पर ज़बरदस्त फौजी सरगर्मियाँ नजर आईं। जर्मन ट्रक सरहद पर जगह जगह खड़े थे जैसे यूनान पर हमला करने ही वाले हों। अंबर ने ट्रक पीछे छोड़ दिया था और अब पैदल झाड़ियों में से चलकर सरहद के ऊपर आ गया। एक टैंक में से जर्मन सिपाही ने निकलकर अंबर को सैल्यूट किया। अंबर ने सैल्यूट का जवाब दिया और यूनान की सरहद की तरफ दौड़ पड़ा। उसे दौड़ता देखकर पीछे से उस पर राइफल और टैंक के गोले बरसने लगे। गोलियां अंबर के चारों तरफ बल्कि उसके ऊपर फट रहे थे, मगर अंबर पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था और वो बराबर यूनान की सरहद की तरफ भागा जा रहा था। अब यूनान की सरहद की तरफ से उस पर गोलियां आने लगीं। अंबर परेशान सा हो गया कि उन लोगों को क्या हो गया है, वो एक आदमी के इतने खिलाफ क्यों हो गए हैं। उसे एक जगह खड्ड में दरिया बहता दिखाई दिया। अंबर ने खड्ड के ऊपर से दरिया में छलांग लगा दी। अंबर की जगह कोई दूसरा इंसान पहाड़ की इतनी ऊंचाई से छलांग लगाता तो उसकी हड्डियां सुरमा बन जाती, मगर अंबर ऐसे दरिया में गिरा जैसे कोई आदमी नहाने के लिए दरिया में छलांग लगाए। दरिया का बहाव बड़ा तेज था। पानी की लहरें शोर मचाती पत्थरों से टकराती गुजर रही थी। अंबर लहरों के साथ साथ आगे बहने लगा। ये दरिया आगे जाकर यूनान और रोम की सरहद पर बने हुए एक पुल के नीचे से गुजरता था। उस पुल पर एक जानिब यूनानी और दूसरी जानिब इतालवी सिपाही खड़े पहरा दे रहे थे। उन्होंने अंबर को दरिया में बहते देखा तो ऊपर से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अंबर को सख्त गुस्सा आया। उसे नुकसान तो नहीं पहुंच सकता था, मगर ये लोग उसे ख्वामख्वाह परेशान कर रहे थे। वो पुल के नीचे आया तो उस पर गोलियां ज्यादा बरसने लगीं। कई गोलियां अंबर के सर और बाजुओं से टकरा टकरा कर दरिया में गिर रही थी। ऊपर खड़े सिपाही बड़े हैरान थे कि गोलियों का असर क्यों नहीं हो रहा। अंबर पुल के नीचे से गुजर गया। दरिया आगे जाकर वादी में दाखिल हो जाता था, मगर उससे पहले एक आबशार आती थी। ये आबशार पहाड़ के ऊपर से नीचे वादी में गिरती थी। असल में यह दरिया था जिसमें अंबर बहता चला रहा था। अब वो रोम के मुल्क में दाखिल हो चुका था। आबशार करीब आई तो पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। अंबर पानी के साथ ही आबशार में चक्कर खाता नीचे गिर गया। काफ़ी आगे जाकर वो दरिया से बाहर निकल आया। वो अभी तक जर्मन फौजी वर्दी में था, जो गीली होने की वजह से दरिया में ऊपर वाले जर्मन और इतालवी फौजियों से पहचानी नहीं गई थी, लेकिन सूखने के बाद उसे फ़ौरन पहचान लिया जाता। चुनाचे सबसे पहला काम इस वर्दी से निजात हासिल करना था।
اس کی ایک ہی صورت تھی وہ کسی آدمی کے کپڑے لے کر اسے اپنی وردی دے دے۔ امبر دریا سے باہر نکلا تو اس کے کپڑوں سے پانی نچڑ رہا تھا۔ دن نکل آیا تھا اور دھوپ بھی نکل آئی تھی۔ امبر درختوں کے نیچے سے ہوتا ہوا ایک ٹیوب ویل کے پاس آ کر رک گیا۔ ایک دیہاتی اپنا ٹریکٹر ٹھیک کر رہا تھا۔ امبر اس کے قریب آیا تو وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ روم پر بھی جرمن قبضہ کر چکے تھے، مگر روم کے لوگ اندر ہی اندر جرمنوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ امبر نے اسے اطالوی زبان میں کہا، مجھے ایک پتلون اور ایک جیکٹ چاہیے۔ کسان بھاگا بھاگا کوٹلی میں گیا اور ایک پرانی پتلون اور جیکٹ لے آیا۔ امبر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کوٹلی میں جا کر جرمن وردی اتار دی اور پتلون جیکٹ پہن کر باہر آ گیا۔ پستول پہلے بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ کسان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ اس جرمن افسر نے کس لیے وردی تبدیل کی ہے۔ امبر نے کسان سے پوچھا کہ روم کو کون سے شہر آ جاتی ہے۔ کسان نے امبر کو کہا کہ بڑی سڑک وہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ امبر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بڑی سڑک پر آ کر امبر کنارے پر رک گیا۔ ایک گاڑی آئی، امبر نے ہاتھ دیا، اس میں ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی کار چلا رہی تھی۔ لڑکی نے کار روک دی۔ وہ امبر کو کوئی غریب کسان سمجھ رہی تھی، کیونکہ امبر کے کپڑے ہی ایسے تھے۔ کہاں جاؤ گے تم؟ لڑکی نے پوچھا۔ امبر نے کہا، روم کے ایئرپورٹ پر۔ لڑکی سمجھی یہ کوئی مستری ہے جو روم کے ہوائی اڈے پر کام کرتا ہے۔ اس نے امبر کو گاڑی میں بٹھا لیا۔ راستے میں امبر نے اسے یہ بتایا کہ ہوائی اڈے پر کام کرتا ہے۔ اس زمانے میں ہر آدمی کے پاس شناختی کارڈ ہونا بہت ضروری تھا۔ اس کے بغیر کوئی شخص نہ شہر میں داخل ہو سکتا تھا اور نہ وہاں سے نکل سکتا تھا۔ چنانچہ جب لڑکی نے امبر کو روم کے ہوائی اڈے پر اتار دیا تو امبر کو شناختی کارڈ کی فکر ہوئی، کیونکہ اس کے بغیر وہ ہوائی اڈے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور امبر کا یہ پروگرام تھا کہ وہ کسی کمرشل یا فوجی جہاز کے ذریعے اس ملک سے باہر نکل جائے۔ لیکن ہوائی اڈے پر جا کر امبر کو پتہ چلا کہ وہاں سے لندن جانا ناممکن ہے، کیونکہ وہاں سے بمبار طیارے ہی بمباری کرنے لندن جاتے تھے۔ وہ رات امبر نے ہوائی اڈے پر بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ آدھی رات کو ایک طیارہ کچھ جرمن افسروں کو لے کر برلن جا رہا تھا۔ امبر نے سوچا کہ کیوں نہ وہ کسی طرح اس جہاز میں سوار ہو کر برلن پہنچ جائے، پھر وہاں سے وہ کسی نہ کسی طرح لندن جانے کا انتظام کرے گا۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی امبر رات کے اندھیروں میں کھیتوں میں رینگتا ہوا ہوائی اڈے میں اس جگہ پر آ گیا جہاں برلن جانے والا فوجی طیارہ کھڑا تھا۔ اس طیارے میں سامان لادا جا رہا تھا۔ امبر نے دیکھا کہ اس کا نچلا حصہ کھلا تھا اور اس میں جرمن افسروں کا سامان اور کچھ فوجی صندوق بھرے جا رہے تھے۔ اطالوی مزدور کام کر رہے تھے۔ وہ دوسرا سامان لینے ذرا فاصلے پر کھڑے ٹرک کی طرف گئے تو امبر بھاگ کر جہاز کے نچلے سامان رکھنے والے حصے میں آ کر اوپر چڑھ گیا اور ایک صندوق کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ سامان کے ساتھ ایک آدمی بھی اندر سوار ہو گیا ہے۔ سامان رکھنے کے بعد جہاز کا نچلا حصہ بند کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جہاز کے انجن سٹارٹ ہو گئے۔ انجن کا شور بلند ہوا اور پھر جہاز رن وے پر دوڑنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے وہ ہوا میں اوپر اٹھ گیا اور اس نے اپنا رخ برلن کی طرف کر لیا۔ 3 گھنٹے کی اڑان کے بعد جہاز رات کے 3 بجے برلن کے ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ امبر سامان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ جہاز رکا تو نچلا حصہ ایک بار پھر کھل گیا اور سامان نیچے اتارا جانے لگا۔ امبر ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ کر اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ موقع پا کر وہ طیارے سے باہر نکلا اور اندھیرے میں رینگتا ہوا ہوائی اڈے کے باہر کھیتوں میں آ گیا۔ یہاں جرمن سپاہی جگہ جگہ پہرا دے رہے تھے۔ امبر ان کی آنکھیں بچا کر کسی نہ کسی طرح اس علاقے سے باہر آ گیا۔ اب وہ ایک سڑک پر تھا۔ بلیک آؤٹ کی وجہ سے برلن کا شہر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ امبر نے سڑک پر شہر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس شہر میں وہ پہلے بھی 2-3 بار ناگ ماریا کے ساتھ آ چکا تھا۔ جنگ کی وجہ سے شہر پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ کئی عمارتیں بمباری سے گری ہوئی تھیں۔ امبر چلتے چلتے شہر میں داخل ہو گیا۔ سڑکوں پر کوئی آدمی نہیں تھا۔ مکانوں میں بھی اندھیرا تھا اور جنگ کی وجہ سے سہمے ہوئے لوگ سو رہے تھے۔ امبر سڑک کے کنارے بنے ہوئے فٹ پاتھ پر جا رہا تھا کہ اسے بھاری فوجی بوٹوں کی آواز سنائی دی۔ امبر ایک خندق میں گھس گیا۔ یہ خندق بمباری سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ جب فوجی گزر گیا تو امبر باہر نکل آیا۔ اب اس کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ وہ اس شہر میں کہاں رہے اور کس جگہ بیٹھ کر وہاں سے لندن فرار ہونے کا پروگرام بنائے۔ یہ شہر دشمن کا شہر تھا۔ ہر طرف جرمن لوگ رہتے تھے۔ وہ ایک چوک کراس کر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ امبر کا رنگ سانولا تھا۔ صاف پتہ لگ جاتا تھا کہ وہ جرمن نہیں بلکہ ایشیائی ہے۔ امبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہے کہ جرمن فوجی اس کے سر پر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس نے جرمن زبان میں امبر سے پوچھا وہ کون ہے۔ امبر نے بھی جرمن زبان میں کہا میں مصر کا رہنے والا ہوں، جرمنی میں محنت مزدوری کرتا ہوں، کئی سالوں سے برلن میں رہ رہا ہوں۔ جرمن سپاہی نے کہا اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ۔ بس یہی ایک سوال تھا جس کا امبر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا شناختی کارڈ گم ہو گیا ہے۔ سپاہی نے کہا میرے ساتھ چلو۔ سپاہی نے امبر کو ساتھ لیا اور ایک قریبی پولیس اسٹیشن پر آ کر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ امبر نے سوچا کہ چلو اس طرح آرام سے بیٹھ کر غور کرنے کا موقع تو مل گیا۔ وہ حوالات میں کمبل اوڑھ کر ٹوٹے ہوئے پلنگ پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ لندن فرار ہونے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ رات گزر گئی۔ دوسرے دن امبر کو جرمن فوجی افسروں کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے امبر پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ امبر کے پاس ان میں سے کسی ایک کا سوال کا جواب نہیں تھا۔ امبر کو سخت اذیت دی جانے لگی۔ امبر کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ یوں ہی ہائے وائے کرنے لگا جیسے بڑی سخت تکلیف میں ہو۔ وہ ان پر اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 2 دن تک امبر کو سخت اذیت دی گئی۔ تیسرے دن اسے قیدیوں کے کیمپ میں ڈال دیا گیا۔ یہ کیمپ شہر سے 200 میل دور ایک جنگل میں درخت صاف کر کے بنایا گیا تھا۔ ارد گرد کانٹے دار تار کی باڑ لگی تھی۔
ऊंचे मचानों पर जर्मन सिपाही मशीन गनें लिए पहरा देते थे। एक सर्च लाइट रात को थोड़ी थोड़ी देर बाद रोशन कर दी जाती थी। अंबर के साथ कोठली में एक अंग्रेज कैदी भी था। उसका नाम एडवर्ड था। वो बरतानिया की हवाई फौज का हवाबाज था। बर्लिन पर बमबारी करते वक्त उसके जहाज को गोला लगा था। वो पैराशूट से कूद गया और बाद में जर्मन सिपाहियों ने पकड़कर उसे कैद कर लिया। उसने अंबर से पूछा कि वो अंग्रेज नहीं, फिर उसे क्यों पकड़ा गया है। अंबर ने कहा, मैं मिस्री हूँ और बर्लिन के एक कारखाने में जंग से पहले काम किया करता था। इत्तेफाक से मेरा शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है। जर्मनों ने मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया है। अंबर ने उस अंग्रेज हवाबाज को असल बात बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। एडवर्ड खामोश हो गया। अंबर ने उसे कहा कि क्या यहाँ से फरार होने की कोई तरकीब हो सकती है। अंग्रेज हवाबाज एडवर्ड ने मुस्कुरा कर कहा, हो सकती है, मगर उसमें जान का खतरा है। अंबर ने कहा, मुझे तरकीब बताओ। मैं यहाँ से फरार होकर लंदन जाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूँ। अंग्रेज हवाबाज ने कहा, अगर तुम इतने बहादुर हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुझे तरकीब बताता हूँ। अंग्रेज हवाबाज ने अंबर को बताया कि कैदियों के कैंप के पीछे पहाड़ी इलाके में दरिया बहता है। उस दरिया के पार एक घना पहाड़ी जंगल है जिसके आगे फ्रांस की सरहद आ जाती है। अभी फ्रांस पर जर्मनों का कब्जा नहीं हुआ था और वो एक आज़ाद मुल्क था। अगर हम किसी तरह फ्रांस पहुंच जाते हैं तो फिर हमारे लिए लंदन पहुंचना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। फ्रांस में हम आज़ाद होंगे। उसके लिए कांटेदार तार काटने होंगे और हमारे पास तार काटने वाला कोई औजार नहीं है। अंबर ने कहा, तार मैं काट दूंगा। मैं तारे काटने में बड़ा माहिर हूँ। क्या तुम हाथ से तार काटोगे? पागल ना बनो भाई अंबर। इसके लिए हमें एक प्लास की ज़रूरत है जो यहाँ मिलना मुश्किल है, फिर भी उसकी कोशिश की जा सकती है। अंबर ने अंग्रेज़ हवाबाज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई तुम यहाँ से फरार होने की तारीख और वक्त मुकर्रर करो। मैं तार तुम्हारे सामने काट डालूंगा, तुम इसकी फिक्र ना करो। अंग्रेज़ हवाबाज एडवर्ड ने कहा, अगर ये बात है तो हम कल रात ही यहाँ से निकल जाएंगे। मेरी बात गौर से सुनो। रात को आखिरी गिनती 12 बजे होती है। उसके बाद कैंप में सन्नाटा छा जाता है। पहरेदार हर 15 मिनट के बाद हमारी कोठलियों के आगे चक्कर लगाते हैं। इस अरसे में अपनी कोठलियों से निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि कोई ऐसा औजार हासिल किया जाए जो हमारी कोठली का ताला तोड़ सके। ये ताला दरवाजे के अंदर लगा हुआ है और तार डालकर भी खोला जा सकता है। फिर एडवर्ड ने अंबर से कहा, अगर तुम कांटेदार तार काट सकते हो तो फिर ताला भी खोल सकते होगे। पहले यहाँ अपनी ताकत दिखाओ। इस जगह तुमको आजमा लूंगा। अगर तुमने कोठली का ताला खोल लिया तो फिर तुम कांटेदार तार भी काट सकते हो। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात तुम्हें यह तमाशा भी दिखा दूंगा। दूसरी रात जब 12 बजे कैदियों की गिनती हो गई तो सारे कैदी कैंप में खामोशी छा गई। हर तरफ खामोशी और ब्लैकआउट का अंधेरा था। उस अंधेरे में किसी वक्त 1-2 सेकंड के लिए सर्च लाइट की रोशनी का गोल दायरा कैदी कैंप के अंदर कोठली के आगे घूम जाता था। पहरेदारों की टोली हर 10-15 मिनट के बाद कोठलियों के आगे से भारी भारी बूटों की आवाज़ पैदा करती गुजर जाती थी। जब एक बार टोली गुजर गई तो अंबर से एडवर्ड ने कहा, लो अब ताला खोल कर दिखाओ। अंबर ने ताले की जगह जो सुराख था उसमें से उंगली डालने की कोशिश की, मगर ऐसा न कर सका। अंग्रेज हवाबाज अंबर को देख रहा था। उसे यकीन था कि अंबर ताला खोलने में कामयाब नहीं हो सकेगा। फिर भी वो ये देख रहा था कि अंबर करता क्या है। अंबर ने लोहे के दरवाजे के ऊपर वाली सुलाखदार ताकची में हाथ डालकर थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा तो दरवाज़ा खुल गया। अंग्रेज हवाबाज हक्का बक्का होकर रह गया। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, अभी आगे आगे तुम हक्के बक्के होगे। अब बताओ, दरवाज़ा खुल गया है, क्या करें? एडवर्ड ने कहा, इसे जल्दी से बंद कर दो क्योंकि पहरेदार आने ही वाले हैं। जब वो यहाँ से एक बार होकर गुजर जाएंगे तो फिर हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। अंबर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो ये कोठली में खामोशी से आकर बैठ गए। इतने में पहरेदार जर्मन फौजियों के बूटों की आवाज़ें फिर सुनाई दी और टोली उनकी कोठली के आगे से गुजर गई। एक फौजी ने सुलाखों वाली खिड़की से झांक कर अंदर देखा। अंबर और एडवर्ड पहले ही कंबल ओढ़कर लेट गए थे, जैसे गहरी नींद सो रहे हों। पहरेदारों की टोली आगे निकल गई तो एडवर्ड ने अंबर को कोनी से हिलाते हुए कहा, अंबर उठो, अब हमें यहाँ से भागना है, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ। एडवर्ड दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। अंबर उसके पीछे पीछे था। बाहर अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में भी कैदी कैंप की कोठलियाँ और बरामदे और मचान दिखाई दे रहे थे। दोनों झुक झुक कर चलते कैंप के पीछे कांटेदार तारों की दीवार के पास आकर रुक गए। एडवर्ड ने आहिस्ता से कहा, अब तारों को काटो। अगर तुम तार काटने में नाकाम रहे तो हम यहाँ जिंदा नहीं बचेंगे। वापस कोठली में पहुंचते ही जर्मन हमें गोली से उड़ा देंगे। अंबर ने कोई जवाब न दिया। वो मुस्कुरा रहा था। अंधेरे में ही उसने कांटेदार तारों को हाथ लगाया तो उसे बिजली का शदीद झटका लगा। उसके साथ ही मचान पर खतरे का अलार्म बज उठा। बिजली की करंट ने बता दिया था कि कोई कैदी भाग रहा है। खतरे के अलार्म की आवाज़ ने एडवर्ड को परेशान कर दिया। वो इस बात पर हैरान था कि अंबर को तारों के छूने से बड़ा ज़बरदस्त झटका लगा था, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन ये सोचने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं था। वो कोठली की तरफ वापस भागने ही लगा था कि अंबर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वापस नहीं जाएंगे, हम यहाँ से फरार होने के लिए आए हैं और अब फरार होंगे। उसके साथ ही अंबर ने हाथ मारकर तारों को तोड़ डाला और उन्हें अलग करके इतना रास्ता बना दिया कि जिसमें से 3-4 आदमी आसानी से गुजर सकते थे। आओ मेरे साथ, अंबर ने एडवर्ड से कहा। वो बड़ा हैरान हुआ कि इस बार भी अंबर को बिजली के कई एक झटके लगे थे, मगर उस पर ज़रा भी असर नहीं हुआ था। वो अंबर के पीछे पीछे कैंप की तारों के रास्ते में से निकलकर भाग खड़ा हुआ। दोनों रात के अंधेरे में भागते हुए सामने जंगल में आ गए
उनके पीछे सर्च लाइट की रोशनी पड़ी, मगर वो जंगल के अंधेरे में गुम हो चुके थे। अब जासूस कुत्ते उनकी तलाश में भौंकते हुए निकल आए थे। जिस वक्त जर्मन सिपाही कुत्ते लेकर जंगल में दाखिल हुए, उस वक्त एडवर्ड और अंबर दरिया के किनारे पहुंच गए थे। रात के अंधेरे में दरिया खामोशी से बह रहा था। उन्होंने दरिया में छलांगे लगा दी और दूसरे किनारे की तरफ तैरने लगे। पानी बहुत ठंडा और तेज था, फिर भी वो तैरते हुए दूसरे किनारे पर आ गए। उन पर पीछे से गोलियां बरसाई जा रही थी, मगर वो खतरे से काफ़ी दूर निकल आए थे। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा था। उन पहाड़ियों में भी जर्मनों की एक फौजी चौकी थी। उस चौकी को फ़ोन पर खबर मिली कि 2 कैदी भाग गए हैं। इस चौकी पर से जंगल में फायरिंग होने लगी। अंबर को खतरा था कि कहीं उसके साथी अंग्रेज हवाबाज एडवर्ड को गोली न लग जाए। वो उसे अपने पीछे रखे हुए था। एडवर्ड ने अंबर से कहा, इस तरह तुम्हें गोली लगने का खतरा है। अंबर बोला, तुम मेरी फिक्र न करो। वो पहाड़ी रास्ते पर से गुजरकर उस जंगल में आ गए जहां से निकलकर उन्हें फ्रांस की सरहद में दाखिल होना था। जासूस कुत्ते अब बहुत पीछे रह गए थे, मगर दरिया के दूसरे किनारे वाली फौजी चौकी के जर्मन फौजी उनकी तलाश में निकल खड़े हुए थे। अंबर और अंग्रेज हवाबाज किसी न किसी तरह गिरते पड़ते उस आखिरी जंगल से भी बाहर निकल आए, मगर सामने मौत खड़ी थी। 4 जर्मन सिपाही राइफलें ताने उनके सामने आ गए। हैंड्स अप, उन्होंने गरज कर कहा। अंबर ने हाथ खड़े कर दिए, एडवर्ड ने भी अपने हाथ उठा दिए। जर्मन सिपाहियों ने उन्हें हथकड़ियां डाल दी और आगे आगे चलाते एक ट्रक के पास ले आए। यहाँ और कोई नहीं था। अंबर ने एडवर्ड के कान में अंग्रेजी में कहा, मैं हमला करने लगा हूं, तुम जमीन पर लेट जाना। एडवर्ड का खौफ से रंग जर्द हो गया, क्योंकि उस वक्त हमला करना सख्त हिमाकत थी, क्योंकि वो निहत्थे थे और उनके मुकाबले में 4 जर्मन सिपाही थे जिनके हाथों में राइफलें थीं। लेकिन एडवर्ड को क्या खबर थी कि अंबर क्या सोच रहा है। एडवर्ड ने आहिस्ता से कहा, ऐसा मत करना। लेकिन अंबर हमला कर चुका था। उसने सबसे पहले थोड़ा सा जोर लगाकर अपनी हथकड़ी तोड़ डाली, फिर उछलकर एक जर्मन सिपाही की राइफल छीन ली। एडवर्ड फौरन जमीन पर लेट गया। तीनों जर्मन सिपाही अंबर पर गोलियां चलाने लगे, मगर किसी गोली का अंबर पर जरा असर न हुआ। अंबर ने राइफल हाथ में लेते ही 3 बार फायर किया और तीनों सिपाही वहीं ढेर कर दिए। फिर चौथी गोली चौथे जर्मन फौजी को मार दी। वो भी उछलकर नीचे गिरा और मर गया। एडवर्ड की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ कैसे हो गया और अंबर गोली लगने से मरा क्यों नहीं। अंबर ने कहा, अब बताओ हम किस जगह से सरहद पार कर सकते हैं। अंग्रेज हवाबाज ने कहा, इस ट्रक में बैठ जाओ। अंबर ट्रक में बैठ गया। उसने एडवर्ड की भी हथकड़ी तोड़ डाली और फिर उसके पास ही अगली सीट पर बैठे हुए एडवर्ड ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। वो बड़ी तेज रफ्तारी के साथ ट्रक को लेकर सरहद की तरफ बढ़ा। पीछे से उस पर खुदा जाने किधर से गोलियां आने लगी, मगर ट्रक तो दौड़ता चला गया। आखिर एक जगह से वो सरहद पार कर गए। फ्रांस की सरहद के अंदर दाखिल होते ही एडवर्ड ने ट्रक का रुख एक कच्चे रास्ते पर कर दिया और खुश होकर बोला, थैंक गॉड, हम फ्रांस में दाखिल हो चुके हैं। दिन निकल आया था जब उन्होंने ट्रक एक जगह छोड़ दिया, क्योंकि वो जर्मन ट्रक था और उन पर शक हो सकता था। एडवर्ड और अंबर ने बड़ी सड़क पर एक कार में लिफ्ट ली और पेरिस शहर पहुंच गए। एडवर्ड अपने साथ अंबर को भी बरतानी सफारत खाने ले गया, जहां उन्होंने सफीर को बताया कि वो जर्मन कैदी कैंप से भाग कर आ रहे हैं। उसी रोज़ उन्हें खास फौजी तैयारे में सवार करवा के लंदन पहुंचा दिया गया। लंदन पहुंचकर एडवर्ड अंबर को अपने साथ अपने घर ले गया, जहां उसकी माँ और बहन रहती थी। उसका बाप मर चुका था। अंबर ने उनके साथ खाना खाया और फिर नाग और मारिया की तलाश में शहर में निकल आया। लंदन शहर जर्मनों की बमबारी की वजह से खंडर बना हुआ था। जगह जगह मलबे के ढेर लगे थे, इमारतें गिरी हुई थी। अंबर हैरान था कि इस वीरान शहर में नाग और मारिया उसे कहाँ मिलेंगे, लेकिन उसे देवी जलाला की बात पर एतबार था, जिसने कहा था कि नाग और मारिया लंदन में ही है और यहाँ से उनका वापसी का सफ़र शुरू होने वाला है। सारा दिन अंबर शहर के बाजारों में घूमता फिरा, मगर उसे ना तो नाग कहीं दिखाई दिया और ना उसे मारिया की खुशबू आई। रात को वो एडवर्ड के घर आ गया। दूसरे रोज़ शहर पर जर्मन तैयारों ने बमबारी की, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में आग भड़क उठी। एडवर्ड का मकान शहर से बाहर था। बमबारी खत्म हुई तो अंबर शहर में आ गया। एक बम उस अस्पताल के करीब ही गिरा था जिसमें नाग और मारिया अपनी लेडी डॉक्टर दोस्त के साथ ठहरे हुए थे। उस बम के धमाके से अस्पताल की इमारत गिर पड़ी, जिसमें बेचारी लेडी डॉक्टर भी हलाक हो गई। नाग और मारिया गिरी हुई इमारत में से निकलकर बाहर आ गए। इमारत का मलबा उठाया जा रहा था। नाग ने कहा, मारिया तुम मेरे करीब हो ना? हाँ नाग, मारिया ने कहा। नाग बोला, लेडी डॉक्टर जिंदा नहीं बची होगी, वो अस्पताल के तहखाने में काम कर रही थी। मारिया ने कहा, मैं उस मलबे के अंदर जाकर पता करती हूँ। नाग वहीं खड़ा रहा। मारिया मलबे के अंदर से गुजरकर इमारत के तहखाने में चली गई। उस तहखाने की छत टूटकर गिर चुकी थी और उसके नीचे आकर लेडी डॉक्टर हलाक हो गई थी। उसकी लाश कंक्रीट के भारी सतूनों के नीचे दबी पड़ी थी। मारिया को अपनी सहेली की मौत पर बड़ा गहरा सदमा हुआ, मगर वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। इमारत के मलबे से बाहर आकर उसने नाग को बताया कि लेडी डॉक्टर मर चुकी है। नाग ने कहा, अब तुम्हारी क्या राय है? अंबर को तलाश करते हैं, इतने दिन हो गए हैं, लंदन शहर तबाह हो रहा है, शायद अंबर इधर का रुख ना करे। मेरे ख्याल में तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मारिया कहने लगी, कल उसके बारे में सोचेंगे। उस रात भी लंदन शहर पर जर्मनी के जहाज़ों ने बम बरसाने शुरू कर दिए। ये बड़ा ज़बरदस्त हमला था। नाग और मारिया दरिया के किनारे पुल के पास एक मकान की छत के नीचे सो रहे थे कि बमबारी शुरू हो गई। एक बम मकान के पास ही आकर गिरा। नाग अकाब बनकर उड़ गया। मारिया भी वहां से उड़कर दरिया के पुल पर आ गई। जब बमबारी खत्म हो गई तो शहर में चारों तरफ आग लगी थी। नाग और मारिया दरिया के पुल से गुजरकर दूसरी तरफ एक गिरजा घर के बागीचे में आ गए।
यहाँ अंधेरा था और सर्द रात की धुंध फैली हुई थी। गिरजा घर की इमारत बड़ी पुरानी थी और किला लग रही थी। अचानक उन्हें कदमों की चाप सुनाई दी। मारिया ने नाग से कहा, तुमने कदमों की चाप सुनी? ये आवाज़ नाग ने भी सुन ली थी। कहने लगा, हाँ, मगर ये किसकी आवाज़ है? हाँ, यहाँ कोई इंसान तो दिखाई नहीं देता। आवाज़ धुंध के बादलों से आ रही है। मारिया ने कहा। नाग ने धुंध के बादलों की तरफ देखा जो गिरजा घर की छत से नीचे उतरकर उनके सामने बाग में आकर रुक गया था। मारिया और नाग उस धुंध के बादल को देखने लगे। धुंध में से आहिस्ता आहिस्ता एक औरत की शक्ल उभरने लगी। उस औरत के लंबे और सुनहरी बाल खुले थे। सर पर एक सुर्ख मोतियों का ताज रखा था। हाथ में चांदी की छड़ी थी। उसकी आंखों से नीले रोशनी की शुआएं फूट रही थी। मारिया ने आहिस्ता से कहा, नाग, तुम देख रहे हो इस औरत को? नाग ने जवाब दिया, हाँ, देख रहा हूँ, और मेरा ख्याल है मैं इसे पहचान भी रहा हूँ। खुदा झूठ ना बुलवाए तो ये देवी जलाला की रूह है। इतना कहना था कि धुंध के बादल में कड़ाका पैदा हुआ। जैसे बादल जोर से बड़े गुजरता है, उसके साथ ही देवी जलाला की आवाज़ सुनाई दी। सुनो ए नाग और मारिया, मैं जलाला बोल रही हूँ। मैं 5000 साल पीछे से चलकर तुम्हारे पास ये कहने आई हूँ कि तुम्हारा ये सफ़र अब ख़त्म होने वाला है। अब तुम्हारा वापसी का सफ़र शुरू होगा, जो इससे भी ज़्यादा लर्ज़ाखेज़ और भयानक होगा। नाग और मारिया सहम कर एक दूसरे को तकने लगे। देवी जलाला की आवाज़ एक बार फिर बुलंद हुई, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि तुम हैरान होते हो कि खुश होते हो। तुम्हारी तकदीर में जो लिखा है वो होकर रहेगा। सुन ए नाग मारिया, तुम्हारी वापसी का सफ़र अजीबोगरीब जगह से शुरू होगा और तुम दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाओगे और फिर सनसनी खेज हालात में एक दूसरे से मिलोगे। मारिया ने कहा, ए देवी जलाला, हम तुम्हारे हुक्म के पाबंद हैं। तुम जो कहती हो ऐसा ही होगा। हमें वापसी का सफ़र कबूल है, लेकिन ये बताओ कि क्या अंबर भी हमारे साथ ही वापसी का सफ़र शुरू करेगा? देवी जलाला ने कहा, लेकिन वो तुमसे जुदा हो जाएगा। तुम तीनों अलग अलग जगहों पर से अपना अपना सफ़र शुरू कर दोगे। तुम अलग अलग हालात में फंस जाओगे और तुम में से कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर सकेगा। नाग ने पूछा, ए देवी, मैं भी मारिया और अंबर से बिछड़ जाऊंगा? हाँ, देवी ने कहा, तुम भी बिछड़ जाओगे। तुम ज़मीन के अंदर वापस अपनी सांपों की दुनिया में चले जाओगे। और मैं कहाँ जाऊंगी? मारिया ने पूछा। देवी जलाला ने कहा, तुम भी गायब हो जाओगी। मारिया ने कहा, मैं तो पहले ही गायब हूँ। देवी ने कहा, इस तरह गायब रहकर तुम लोगों को देख सकती हो, लेकिन अब जब तुम वापसी के सफ़र के लिए गायब होगी तो फिर ना तुम्हें लोग देख सकेंगे और ना तुम लोगों को देख सकोगी। मारिया कांप उठी, तो क्या मैं मर जाऊंगी? देवी जलाला ने कहा, हाँ, कुछ वक्त के लिए तुम मर जाओगी। नाग भी मर जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें खुदा के हुक्म से फिर जिंदा किया जाएगा। तुम नाग और अंबर अजीब जगहों पर एक दूसरे से दूर सनसनी खेज हालात में अलग अलग जिंदा होकर उठोगे और अपना वापसी का सफ़र शुरू करोगे। वो अंबर नाग मारिया की वापसी का सफ़र होगा। ये एक नया लर्जा खेज, सनसनी खेज और हैरत अंगेज सफ़र होगा, जिसके वाक़यात इतने दिलचस्प और लर्जा देने वाले होंगे कि कभी कभी तुम्हें भी खौफ आने लगेगा। मारिया ने कहा, ए देवी, क्या ये होकर रहेगा? देवी कहने लगी, हाँ, ये होकर रहेगा। ऐसा तुम्हारी किस्मत में लिखा जा चुका है। तुम वापसी के सफ़र से बच नहीं सकते। तुम्हें 5000 सालों का सफ़र तय करके दोबारा वापस अपनी दुनिया में जाना है। वहाँ पहुँचकर तुम्हारा ये हैरत अंगेज सफ़र हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नाग ने पूछा, फिर क्या होगा? क्या हम फिर मर जाएंगे? देवी जलाला ने कहा, यह मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगी जब तुम 5000 साल का वापसी का सफ़र तय करके कदीम फिरौनों के मिस्र में पहुँचोगे। मारिया ने पूछा, ये बताओ देवी के अंबर कहाँ है? देवी ने कहा, वो इसी लंदन शहर में है और सुबह तुमसे उसकी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। तुम लोग वापसी के सफ़र के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। धुंध का बादल जोर से कड़का, उसकी चमक आसमान तक गई और फिर अंधेरा छा गया और धुंध का बादल गायब हो चुका था। नाग ने कहा, मारिया, क्या तुम वापसी के सफ़र के लिए तैयार हो? मारिया ने आह भरकर कहा, इसमें हमारी मर्जी को कोई दखल नहीं है। हम मजबूर और बेबस हैं। तकदीर हमें जो दिखा रही है हम देख रहे हैं, वो हमें जहाँ लिए जा रही है हम चले जा रहे हैं। आज से 5000 साल पहले फिरौनों के ज़माने में हम तीनों एक दूसरे से मिले थे। हमने इतना लंबा सफ़र एक साथ किया है, अब वापसी का सफ़र भी साथ साथ मिलकर करेंगे। नाग ने कहा, देवी जलाला ने कहा है कि हमारा वापसी का सफ़र बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, लर्जा देने वाला और सनसनी खेज होगा और कदम कदम पर हमें मौत से सामना करना पड़ेगा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मारिया मुस्कुराई। अगरचे उसे मुस्कुराता नाग नहीं देख सकता था। वो कहने लगी, नाग भाई, जो हमारी तकदीर में लिखा है हमें कबूल करना ही पड़ेगा। हम तारीख के मुसाफिर हैं, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। नाग ने आह भरकर कहा, मेरा ख्याल है कि देवी जलाला ने यह खबर अंबर को भी ज़रूर सुना दी होगी। मारिया कहने लगी, हाँ, अगर वो हमें मिली है तो अंबर को भी मिल सकती है। उसने ज़रूर अंबर को भी खबरदार कर दिया होगा कि वो वापसी के सफ़र के लिए तैयार है, मगर उसने ये नहीं बताया कि अंबर के साथ क्या गुजरेगी। मेरा मतलब है कि वो तो मर नहीं सकता, फिर वो कैसे गुम होगा? नाग बोला, मेरा अंदाज़ा है कि वो जिंदा रहेगा, सिर्फ हम उससे जुदा हो जाएंगे। मारिया ने ठंडा सांस भरा और बोली, खुदा खैर करे, खुदा हमारा वापसी का सफ़र मुबारक करे। नाग ने कहा, मेरी खुदा से यही दुआ है कि वापसी के सफ़र में भी हम इसी तरह एक दूसरे के साथ रहें और मुसीबतों में एक दूसरे के काम आए। मारिया ने कहा, खुदावंद ने चाहा तो ऐसा ही होगा। नाग बोला, अब हमें अंबर को ढूंढना चाहिए। मारिया कहने लगी, ढूंढने की अब ज़रूरत नहीं रही। देवी जलाला ने कह दिया है कि अंबर सुबह हमें मिल जाएगा।
इसी तरह बातें करते और गिरजा घर के बागीचे में बैठे बैठे दिन निकल आया। रात भर की बमबारी ने शहर को हिलाकर रख दिया था। लोग खुदा की इबादत करने गिरजा घर की तरफ आ रहे थे। नाग ने कहा, देखो ये लोग कितने नेक हैं, इस मुसीबत और अफरा तफरी में भी अपने खुदा को नहीं भूले और गिरजा में उसकी इबादत करने आ रहे हैं। मारिया ने कहा, खुदावंद इनकी जिंदगियों पर रहमत के फूल निछावर करे। नाग के मुंह से अपने आप निकल गया, आमीन। दिन की रोशनी में नाग और मारिया शहर की तरफ चल पड़े कि शायद वहां उनकी अंबर से मुलाकात हो जाए। शहर में जगह जगह इमारतों में से धुआं उठ रहा था और आग बुझाने वाले इंजन आग बुझा रहे थे। नाग और मारिया फिरते फिराते एक बाग में आ गए। यहाँ भी लोग कहीं कहीं घास पर बैठे अपने मकानों की तबाही पर बातें कर रहे थे। अचानक एक जगह नाग की नज़र अंबर पर पड़ गई। उसने मारिया से कहा, मारिया वो देखो अंबर। मारिया ने अंबर को देखा तो उड़कर एक ही छलांग में उसके पास पहुंच गई। अंबर चलते चलते रुक गया। उसे मारिया की बड़ी तेज खुशबू आई थी। उसने कहा, मारिया क्या ये तुम हो? मारिया ने कहा, हाँ अंबर भाई, मैं भी हूँ और नाग भी है। इतने में नाग भी आ गया। तीनों दोस्त, तीनों भाई बहन एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए। उन सब ने एक जगह बैठकर अलग अलग अपनी अपनी दास्तान सुनाई। आखिर में मारिया ने अंबर को बताया कि देवी जलाला ने वापसी के सफर के बारे में क्या कहा है। अंबर ने कहा, देवी जलाला ने मुझे भी खबरदार कर दिया है कि हमारी वापसी का सफर शुरू होने वाला है। उसने ये भी बताया है कि मुझे अपने वापसी के सफर के लिए काहिरा के एहराम में मलका नफरीती के मकबरे पर हिदायत लेने जाना होगा। नाग ने कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि वापसी का सफर जिंदा रहकर शुरू करोगे। हमें तो जलाला ने कहा है कि मैं और मारिया गायब हो जाएंगे। मैं ज़मीन के अंदर वापस अपने सांपों की दुनिया में चला जाऊंगा और मारिया गायब हो जाएगी। गायब तो वो अब भी है, अंबर ने कहा। मारिया बोली, अब तो मैं लोगों को देख सकती हूँ, फिर मैं भी लोगों को ना देख सकूंगी, मर जाऊंगी। यही जलाला ने कहा है। फिर क्या होगा? अंबर ने फिक्रमंद होकर पूछा। मारिया ने कहा, फिर एक खास मुद्दत गुजर जाने के बाद मैं और नाग फिर से जिंदा होकर इस दुनिया में वापस आ जाएंगे और अलग अलग जगहों पर अजीबोगरीब हालात में उभरेंगे और एक दूसरे से मिलेंगे। नाग कहने लगा, देवी ने यह भी कहा है कि हमारी वापसी का सफ़र इस सफ़र से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, लर्जा देने वाला और सनसनीखेज होगा। मारिया बोली, खुदा खैर करे, मेरा तो दिल अभी से हौल खाने लगा है। अंबर ने कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम तारीख के साथ साथ सफ़र कर रहे हैं। अब तारीख की किताब में इस तरह वापस हो जाएंगे जिस तरह से कोई लड़का तारीख की किताब को पीछे उलट कर देखता है। हालात कितने भी ख़तरनाक और लर्जा खेज हों, हम इंशाअल्लाह एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे और हर ख़तरनाक वक्त में एक दूसरे की मदद करेंगे। नाग ने कहा, एक अरसे के बाद हम तीनों दोस्त इकट्ठे हुए हैं, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मारिया ने आह भरकर कहा, यह मत बोलो कि हम जुदा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अंबर कहने लगा, फिर क्या हुआ मारिया बहन, हम इस अनोखे सफ़र में मिलते और जुदा होते ही रहते हैं। मारिया बोली, लेकिन इस बार देवी जलाला ने कहा है कि हमारा वापसी का सफ़र बहुत ख़तरनाक और सनसनीखेज होगा। खुदा जाने हमारे साथ किस किस्म के ख़तरनाक हालात पेश आएँ। मेरा तो दिल ये सोचकर अभी से डर रहा है। अंबर बोला, नहीं मारिया, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। ख़तरे तो हमारी ज़िंदगी के साथ ही हैं और फिर भी जिस ख़तरनाक रास्ते से हमें हर हालत में गुजरना ही पड़ेगा, उससे डरना क्या। नाग बोला, अच्छा भाई, इन बातों को छोड़ो और ये बताओ कि अब हमें किस जगह चलना चाहिए। यह शहर तो तबाह हो चुका है, मेरा ख्याल है हमें हिंदुस्तान की तरफ निकल जाना चाहिए। अंबर ने कहा, दिल मेरा भी चाहता है कि हम हिंदुस्तान की तरफ ही चलें। तुम्हारा क्या ख्याल है मारिया? मारिया ने कहा, मेरा तो दिल जैसे गवाही दे रहा है कि मैं हिंदुस्तान अभी नहीं पहुंच सकूंगी। वो क्यों? अंबर ने कहा, मारिया दिल छोटा ना करो, तुम्हारे वापसी के सफ़र में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं वादा करता हूँ। इस तरह बातें करते तीनों दोस्त, भाई बहन और अनोखे तारीखी सफ़र के मुसाफिर लंदन के दरिया वाले इलाके में निकल आए। अंबर ने उन्हें बताया कि वो एडवर्ड नाम के एक पायलट के मकान पर रहता है। तुम लोग भी वहीं मेरे साथ चलो, वहाँ से हम हिंदुस्तान जाने का बंदोबस्त करेंगे। जंग का ज़माना है, समुद्री जहाज़ कभी कभी यहाँ से जाते हैं। अंबर अपने दोस्तों मारिया और नाग को लेकर एडवर्ड के घर आ गया। उसने एडवर्ड से नाग का तारुफ करवाया। मारिया को तो वो देख नहीं सकता था, इसलिए उसका तारुफ करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अंबर ने एडवर्ड को बताया कि वो अपने दोस्त नाग के साथ हिंदुस्तान जाना चाहता है। एडवर्ड ने कहा, हवाई जहाज़ में जाने का तो इस जंग के ज़माने में सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, समुद्री जहाज़ में तुम्हारे लिए कोशिश करूँगा। मेरा ख्याल है इंडिया स्टीम शिप कंपनी का एक जहाज़ कुछ जंगी सामान लेकर इंडिया जाने वाला है। एडवर्ड ने मालूमात हासिल की तो पता चला कि समुद्री जहाज़ इतवार की रात को बंदरगाह से रवाना होने वाला है। अंबर ने अपना और नाग का टिकट लिया और इतवार को जहाज़ पर सवार हो गया। मारिया भी उनके साथ ही थी। एडवर्ड उन्हें छोड़ने बंदरगाह तक आया और गले मिलकर अंबर और नाग को अलविदा कहा। जहाज़ में ब्लैकआउट था, सारे शहर और बंदरगाह पर ब्लैकआउट था, कहीं कोई रोशनी नहीं थी। इसी अंधेरे में समुद्री जहाज़ अपने सफ़र पर रवाना हो गया। समंदर में ये 20-22 रोज़ का सफ़र था। उन दिनों जहाज़ इतनी ज़्यादा रफ्तार से नहीं चला करते थे। सिकंदरिया तक जहाज़ खैरियत से पहुंच गया। नहर स्वेज से निकलकर जहाज़ बहिरा अरब में दाखिल हो गया। यहाँ से जहाज़ को सबसे पहले कराची की बंदरगाह पर जाना था। बहिरा अरब में जहाज़ को सफ़र करते दूसरा रोज़ हुआ था कि एक रात जहाज़ पर ख़तरे का अलार्म बज उठा। अंबर, नाग और मारिया जहाज़ के अर्शे पर आ गए।
जहाज़ के मुसाफिरों को नीचे जाने की हिदायत की जा रही थी। अंबर ने एक जहाज़ी से पूछा कि क्या बात है। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या बताएं कि क्या है, चलो नीचे चलो, नहीं तो मारे जाओगे। अंबर नाग की तरफ देखकर हंस दिया और दोनों मारिया को लेकर जहाज़ के नीचे आ गए। यहाँ पहले ही जहाज़ के बहुत से मुसाफिर जमा थे। मालूम हुआ कि दुश्मन के जहाज़ बमबारी करने आ रहे हैं। जर्मनों को पता चल गया था कि एक बरतानवी जहाज़ जंगी सामान और मुसाफिर लेकर हिंदुस्तान की तरफ जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के मशरिक में जापानियों के हमले बढ़ते जा रहे थे और जापानियों ने इस आसाम की एक सड़क पर कब्जा कर लिया था। थोड़ी देर बाद बमबार तैयारों की आवाज़ सुनाई दी और फिर बम गिरने लगे। अंधेरे और ब्लैकआउट की वजह से एक भी बम जहाज़ पर न गिर सका। ये मुसाफिरों की खुशकिस्मती थी। जर्मन तैयारे वापस चले गए। जहाज़ के पिछले हिस्से को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था, जो दूसरे दिन सुबह मरम्मत कर दिया गया, लेकिन दुश्मन ने जहाज़ को देख लिया था और ख़तरा था कि वो दोबारा हमला करने आएगा। चुनाचे चौथे रोज़ जहाज़ के रडार ने बताया कि एक जर्मन डुबकनी कश्ती यानी आबदोज उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। आबदोज का काम ये होता है कि समंदर के अंदर ही अंदर वो एक बड़ा ताकतवर बम यानी टारपेडो छोड़ती है, जो समंदर के नीचे से आकर जहाज़ के पैंदे से टकराता है और फट कर जहाज़ को डुबो देता है। जहाज़ को एक बार टारपेडो लग जाए तो फिर उसका बचना नामुमकिन होता है। जहाज़ के कैप्टन ने फौरन जहाज़ का रुख एक गैर आबाद जजीरे की तरफ मोड़ दिया। यह जजीरा बहरे अरब में एक ऐसी जगह समंदर में था जहां कभी कोई नहीं गया था। कैप्टन ने वायरलेस पर अपनी बहरी और हवाई फौज की मदद मांगी। उधर से जवाब आया कि हमारे पास इतने तैयारे नहीं हैं कि हम इतनी दूर आकर तुम्हारी मदद करें। तुम जो कुछ कर सकते हो खुद ही करो। जहाज़ का कैप्टन परेशान हो गया, क्योंकि उसके जहाज़ पर सिर्फ 2 त्यारा शिकन यानी तैयारों को मार गिराने वाली तोपें लगी थी और ये आबदोज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। जहाज़ जजीरे के साहिल के करीब समंदर में खड़ा कर दिया गया। कैप्टन और उसके अमले के दूसरे लोग समुद्री रडार पर नजरें जमाए हुए थे। रडार जाहिर कर रहा था कि एक आबदोज उनकी तरफ चली आ रही है। फिर यह आबदोज एक सब्ज नुक्ता बनकर रडार पर एक जगह रुक गई। अंग्रेज कप्तान ने अपने नायब से कहा, दुश्मन की आबदोज रुक गई है, अब वो हमला करने वाली है। जहाज़ पर खतरे का अलार्म बजा दिया था। तमाम मुसाफिर जहाज़ से उतरकर जजीरे पर आ गए थे। नाग और मारिया भी जजीरे पर आ गए थे। सिर्फ अंबर जहाज़ पर था। जब एक जहाज़ी ने उससे भी जजीरे पर जाने को कहा तो उसने कहा, मैं तुम्हारे कैप्टन से मिलना चाहता हूँ। किस लिए? तुम कौन हो? जहाज़ी ने पूछा। अमर बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ और आबदोज को तबाह कर सकता हूँ। जहाज़ी हंसा और ये कहकर चला गया, जल्दी से कश्ती में बैठकर जजीरे पर पहुंच जाओ। मगर अंबर कश्ती पर बैठने के बजाय कैप्टन के कैबिन की तरफ चल पड़ा। वो जहाज़ को बचाना चाहता था ताकि मुसाफिर इत्मीनान से अपने अपने घरों को पहुंच जाएं, क्योंकि अगर जहाज़ डूब जाता है तो जर्मन वहां आकर उन सब को पकड़ लेंगे और ये भी हो सकता है कि वो उन सारे मुसाफिरों को गोलियों से उड़ा दें। इसलिए कि उस ज़माने में जर्मनों ने कई मुसाफिर जहाज़ों को भी समुद्र में डुबो दिया था, जिनके सारे के सारे मुसाफिर हलाक हो गए थे। जहाज़ का कैप्टन परेशान था। दूसरे लोग भी उसके इर्द गिर्द जमा थे और गौर से रडार पर उभरते हुए सब्ज नुक्ते को तक रहे थे। वो जहाज़ को खुशी पर नहीं ले जा सकते थे। जहाज़ को समुद्र में ही खड़ा रहना था और जर्मन आबदोज उसको टारपेडो मारकर तबाह करने की तैयारियां कर रही थी। अमर ने सोचा कि जहाज़ के कैप्टन के पास जाने की क्या ज़रूरत है, उसकी बात पर कोई एतबार नहीं करेगा। जर्मन आबदोज समंदर में पहुंच चुकी है। उसे समंदर में उतरकर उसे तबाह करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ये भयानक खतरा टल जाए और मुसाफिर अमन ओमान से अपनी मंजिल पर पहुँच सकें। अंबर कैप्टन के कैबिन के करीब जाते जाते सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर डेक यानी अर्शे पर आ गया। यहाँ उसे फिर वही अंग्रेज मल्लाह मिला। उसने अंबर को डांट कर कहा, तुम फिर ऊपर आ गए। अंबर ने कहा, मैं ज़रा समंदर के नीचे सैर करने जा रहा हूँ, और उसके साथ ही अंबर ने समंदर में छलांग लगा दी। अंग्रेज मल्लाह हक्का बक्का होकर रह गया। फिर उसने शोर मचा दिया कि एक मुसाफिर समंदर में गिर पड़ा है। उसी वक्त समंदर में लाइफ बेल्ट फेंकी गई, मगर अंबर समंदर की लहरों से ना उभरा। वो समंदर के नीचे पहुंच चुका था। यह समंदर बहुत गहरा था। हजारों मछलियां उसके करीब से होकर निकल रही थी। उसके दाएं बाएं ऊंचे ऊंचे समंदरी पहाड़ थे, जिन पर समंदरी झाड़ियां उगी हुई थीं। सूरज की किरणें समंदर के अंदर मध्यम सब्ज रोशनी फैला रही थी। अंबर समंदर के अंदर ही अंदर भारी पानी में तैरता जर्मन आबदोज को तलाश करते हुए आगे बढ़ रहा था। जहाज पर कैप्टन और उसके अमले के अफसर रडार पर झुके हुए थे। मौत का खौफ उनके चेहरों पर था। किसी वक्त भी जर्मन आबदोज में से एक टारपेडो निकलकर उनके जहाज को तबाह कर सकता था। अगरचे उन्होंने एक खास किस्म का रंग पानी में फेंक दिया था, जिसकी वजह से जहाज के इर्द गिर्द का समुद्री पानी सुर्ख हो गया था। इस तरह से जर्मन आबदोज को निशाना बांधने में दिक्कत हो सकती थी, मगर वो बच नहीं सकते थे। इतने में कैप्टन ने देखा कि एक सब्ज नुक्ता जर्मन आबदोज के नुक्ते की तरफ बढ़ रहा है। ये क्या है? कैप्टन ने हैरान होकर पूछा। जहाज के दूसरे अफसर भी उस सब्ज नुक्ते को गौर से तकने लगे, जो जर्मन आबदोज की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये क्या चीज़ हो सकती है? कैप्टन ने फिर सवाल किया। ये कोई बहुत बड़ी व्हेल मछली है मेरे ख्याल में, एक अफसर ने कहा। व्हेल मछली समुद्र में कभी नहीं पाई गई, कैप्टन ने कहा। इतने में अंग्रेज मल्लाह ने आकर बताया कि एक मुसाफिर ने अभी अभी समंदर में छलांग लगाई थी। कहीं ये वही मुसाफिर ना हो। कैप्टन ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? भला कोई आम आदमी समंदर में ऑक्सीजन मास्क के बगैर अंदर ही अंदर इतनी दूर तक जा सकता है? देखो वो बराबर आके बढ़ रहा है।
तमाम नजरें सब्ज नुक्ते पर जमी हुई थी। ये अंबर था। अंबर ने अब्दोस को देख लिया था। उधर जर्मन अब्दोस के कप्तान ने भी अंबर को देख लिया था। अब्दोस के अंदर से गोलियां बरसाई जाने लगीं। गोलियां पानी की चादर को चीरती हुई अंबर को आकर लगीं, मगर अंबर बराबर आगे बढ़ता गया। उसने अपना रुख बदल लिया। जर्मन अब्दोस का कप्तान भी हैरान था कि कोई इंसान है या जिन कि समंदर में बगैर ऑक्सीजन मास्क के गोते लगाए चला रहा है। अंबर अब्दोस के पीछे पहुंच गया। उसने वो सुराख देखा जहां से टारपेडो छोड़ा जाता है। जर्मन अब्दोस में टारपेडो भर दिया गया था। कप्तान ने निशाना बांधकर फायर का हुक्म दे दिया। ये टारपेडो सीधा जहाज के पैंदे से जाकर टकराना था और उसे तबाह कर देना था। अंबर सुराख के बिल्कुल करीब था। उसने टारपेडो के चलने की आवाज़ सुन ली थी। जो ही बम सुराख के अंदर से निकला, अंबर लपक कर उसके ऊपर सवार हो गया और पूरी ताकत से उसका रुख दूसरी तरफ फेर दिया। निशाना बदल गया था। अब टारपेडो जहाज से नहीं टकरा सकता था। अब्दोस ने दूसरा और फिर तीसरा टारपेडो छोड़ दिया। अंबर ने उनके रुख भी फेर दिए। जर्मन अब्दोस का कप्तान इस सुपरमैन को देखकर दंग रह गया था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी है या कोई समुद्री जिन है। जब अब्दोस से चौथा टारपेडो फेंका गया तो अंबर उसके ऊपर सवार हो गया। उसने टारपेडो का आगे जाकर रुख फेरकर उसका मुंह अब्दोस की तरफ कर दिया। ये बड़ी खतरनाक चाल थी। टारपेडो अब जहाज की बजाय जर्मन अब्दोस की तरफ जा रहा था। जर्मन कप्तान ने रडार पर अपना ही तबाहकुन टारपेडो अपनी तरफ आते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। खतरे का अलार्म बजा दिया गया। अब्दोस में अफरा तफरी मच गई। फौरन उसकी मशीन चला दी गई ताकि उसे ऊपर लाया जा सके, मगर अब्दोस बड़ी भारी थी और टारपेडो की रफ्तार बड़ी तेज थी। अंबर ने टारपेडो के ऊपर से छलांग लगा दी। टारपेडो सीधा अब्दोस से जाकर एक क़यामत खेज धमाके से टकरा गया। समंदर के अंदर पानी में तूफान आ गया और टारपेडो के परखच्चे उड़ गए। अंबर समंदर में दूर तैरता हुआ तबाही का ये मंजर देख रहा था। अब्दोस टुकड़े टुकड़े हो गई थी और उसके टुकड़े समंदर की तह में चले जा रहे थे। अंबर ने वापस जहाज की तरफ तैरना शुरू कर दिया। जहाज का कैप्टन और दूसरे अफसरों ने अब्दोस को तबाह होते देखा तो दंग रह गए। रडार ने उन्हें साफ दिखाया था कि जो टारपेडो अब्दोस से निकला था उसी ने घूमकर उसे तबाह कर दिया था। ये बड़ी अनहोनी बात थी। अंबर समंदर की सतह पर आ गया। जहाज पर सब लोग उसे देख रहे थे। उन्होंने तालियां बजाकर अंबर का इस्तकबाल किया। कैप्टन उसे अपने कैबिन में ले गया और उसे सर से पांव तक देखने लगा। फिर उसने अंबर को नया जोड़ा पहनने को दिया, गरम गरम कॉफ़ी पिलाई और पूछा कि ये काम उसने कैसे किया, क्या वो कोई जादूगर है या कोई जिन है। अंबर मुस्कुरा रहा था, कहने लगा, कैप्टन तुम यही समझ लो कि मैं जादूगर हूँ। मेरे पास एक जादू है जो मुझे समंदर में भी जिंदा रखता है और उसकी वजह से मैंने टारपेडो का रुख अब्दोस की तरफ मोड़ दिया। अब तुम जल्दी से जहाज़ को कराची की तरफ ले चलो। कैप्टन की समझ में कुछ ना आया कि अंबर जादूगर है या कोई देव है। जहाज पर सब मुसाफिर आकर बैठ गए। मारिया और नाग भी आ गए। जिस अंग्रेज मल्लाह ने अंबर को समंदर में छलांग लगाते देखा था और उसे एक बार जहाज पर आने से मना किया था, वो जब अंबर के करीब से गुजरा तो उसने झुककर अंबर को सलाम किया। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, क्या मेरे साथ समंदर के नीचे चलकर सैर करोगे? अंग्रेज मल्लाह दुम दबाकर भाग गया। जहाज ने अंधेरा होते ही लंगर उठा दिया और कराची की तरफ रवाना हो गया। कराची अभी 4 दिन के सफ़र पर था। ये सफ़र खैरियत से कट गया। जहाज कराची पहुंचा तो दिन डूब रहा था। शहर पर शाम के साए फैल रहे थे। जहाज के रुकते ही अंबर ने नाग और मारिया को साथ लिया और बंदरगाह पर उतरकर बड़ी सड़क पर आ गया। ये 1941 का ज़माना था। अभी पाकिस्तान बनने में 6 साल रहते थे। उन्होंने रात गुजारने के लिए एक होटल में बड़ा कमरा लिया। रात उसी कमरे में उन्होंने बसर की। दूसरे रोज़ आसमान पर बादल छाए हुए थे। अंबर अभी सो रहा था। नाग ने उसे हिलाकर उठाया और कहा, अंबर हम ज़रा शहर की सैर को जा रहे हैं, आकर इकट्ठे नाश्ता करेंगे। अंबर ने नींद में ही करवट बदल कर कहा, जल्दी आ जाना। नाग और मारिया होटल से निकलकर एक ट्राम में बैठे और शहर की सड़कों की सैर करने लगे। केमाड़ी से निकलकर शहर के दूसरे किनारे पर आ गए। 1941 में कराची इतना फैला हुआ शहर नहीं था। एक जगह ट्राम से उतरकर वो पैदल ही शहर से बाहर निकल गए। यहाँ रेत के टीले बने हुए थे। उन टीलों में उन्हें एक पुराना कब्रिस्तान दिखाई दिया। मारिया ने कब्रों पर लिखी हुई पुरानी तहरीर पढ़कर कहा, नाग ये 1000 साल पुरानी कब्रें हैं। वो कब्रों को देखने लगे जिनके चबूतरों पर बड़े खूबसूरत बेल बूटे बने थे। मारिया को कुछ थकन सी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका सर चकरा रहा हो। असल में वापसी का सफ़र शुरू होने वाला था। मारिया ने नाग से कहा, मेरा सर चकराने लगा है, कहीं से पानी ला दो मुझे। नाग ने कहा, तुम इसी जगह बैठो, मैं पानी तलाश करके लाता हूँ। मारिया एक कब्र के चबूतरे पर बैठ गई और नाग उसके लिए पानी लेने चला गया। मारिया की आंखों में धुंध फैलने लगी। उसे कब्रों के चबूतरे और उन पर बने हुए बेल बूटे धुंधले दिखाई देने लगे। वो उठकर टहलने लगी। उसके पांव भारी होते गए। उससे टहला नहीं जा रहा था। वो दोबारा चबूतरे पर बैठ गई। मारिया को यूं महसूस हुआ जैसे उसके अंदर से जान निकल रही है। उसकी ताकत खत्म होती जा रही है। वो उठने लगी तो उससे उठा ना गया। उसके आंखों की धुंध गहरी हो गई और अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पूरी ताकत से नाग को आवाज़ दी। इतने में एक कब्र फटी और उसके अंदर से देवी जलाला का चेहरा उभरा। ऐ मारिया, तेरी आवाज़ सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। तेरी आवाज़ नाक तक नहीं पहुँच सकती। मारिया ने कहा, क्या तुम देवी जलाला हो? हाँ, देवी ने कहा, मैं जलाला हूँ। मैं तुम्हें यह पैगाम देने आई हूँ कि तुम्हारा वापसी का सफ़र शुरू होने वाला है।
तुम्हारा ये 5000 साला सफ़र ख़त्म हो रहा है, अब तुम गायब होने वाली हो। मारिया ने परेशान होकर पूछा, क्या नाग और अंबर भी गायब हो जाएंगे? देवी ने कहा, हाँ, मगर तुम उन्हें गायब होता ना देख सकोगी। देवी मारिया ने कहा, हम कब तक एक दूसरे से मिलेंगे? नाग तो मेरे लिए पानी लाने गया है, वो पानी लेकर अब तुम्हारे पास नहीं आएगा, और मैं नहीं बता सकती कि तुम कहाँ और किन हालात में दोबारा एक दूसरे से मिलोगे। मारिया ने कहा, क्या नाग और अंबर को मेरी हालत की खबर है? देवी ने कहा, नहीं, तुम में से किसी को एक दूसरे की खबर नहीं है। सब अलग अलग अपनी अपनी जगहों पर गायब हो जाएंगे, क्योंकि आज से तुम्हारा ये 5000 साला तारीखी सफ़र ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़। मैं फिर किसी अहद में किसी नामालूम जगह पर तुमसे मुलाकात करूंगी। सुनो देवी जलाला, मारिया ने चीख कर कहा। मगर देवी जलाला गायब हो चुकी थी। वो कब्र के अंदर चली गई और कब्र फिर मिल गई। मारिया ने उठकर भागना चाहा, मगर वो कब्र के चबूतरे से ना उठ सकी। उसकी नज़र गायब हो गई थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो सचमुच गायब हो गई, उसके जिस्म से उठने वाली खुशबू भी गायब हो गई। अब मारिया वहाँ नहीं थी। उधर नाग पानी की तलाश में था। वो टीले के पीछे आया तो एक जगह रेत और पत्थरों में उसे पानी रिस रिस कर निकलता नजर आया। वो पानी लेने के लिए झुका। उसने 2-3 जंगली पत्ते लेकर उनका दूना बना रखा था। जो ही वो चश्मे पर झुका, उसने देखा कि चश्मा गायब हो गया है और उसकी जगह एक बहुत बड़ा सुराख बन गया है, और उस सुराख से सांप ही सांप नजर आने लगे। वो कांप कर पीछे हटा, क्योंकि ये उसकी वो दुनिया थी जहाँ से वो आज से 5000 साल पहले निकलकर इंसान बनकर ऊपर इंसानों की दुनिया में आया था। क्या मैं वापस अपनी दुनिया में जा रहा हूँ? उसने सोचा। क्या हमारा ये सफ़र ख़त्म हो रहा है? नाग को अपने पीछे एक फनकार सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, उसके पीछे देवी जलाला नागिन देवी के रूप में खड़ी थी। उसका मुंह औरत का और बाकी जिस्म सांप का था। उसके सर पर सोने का ताज था। उसने सांप की तरफ चमकीली आंखों से देखकर कहा, सुन ए नाग, जिन सांपों को तू ज़मीन के अंदर देख रहा है, ये तुम्हारी दुनिया के सांप हैं। आज से 5000 साल पहले तू इसी सांपों की दुनिया से निकलकर इंसान बनकर ज़मीन के ऊपर आया था, और तुमने मारिया और अंबर के साथ मिलकर अपना तारीखी सफ़र शुरू किया था। लेकिन आज तुम्हारा ये सफ़र ख़त्म हो रहा है। तुम अंबर और मारिया से बिछड़ रहे हो। नाग को एक बार तो पसीना आ गया। बोला, देवी जलाला, क्या अंबर और मारिया का सफ़र भी ख़त्म हो रहा है? हाँ, देवी ने कहा, तुम तीनों का ये मौत का ताकुब का सफ़र ख़त्म हो रहा है। नाग ने परेशान होकर पूछा, लेकिन मारिया को तो मैं कब्रिस्तान में छोड़ कर आ रहा हूँ। उसे प्यास लगी थी, मैं उसके लिए पानी लेने आया था। देवी ने कहा, अब उसके लिए पानी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। क्या? नाग के मुंह से चीख निकल गई। देवी जलाला बोली, फिक्र ना करो, वो मरी नहीं, जिंदा है, मगर वो अपनी नज़रों से भी गायब होकर एक ऐसी दुनिया में चली गई है जहाँ ना वो अपने आप को देख सकेगी और ना कोई उसे देख सकेगा, जहाँ ना वो किसी की आवाज़ सुन सकेगी और ना वो अपनी आवाज़ सुन सकेगी। वो माजी के अंधेरे खला में गुम हो चुकी है, और इस तरह तुम भी अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए तैयार हो जाओ। नाग बोला, क्या अंबर भी? देवी ने कहा, हाँ, उसका ये सफ़र भी ख़त्म हो जाएगा। नाग ने पूछा, क्या हमारी अब कभी एक दूसरे से मुलाकात नहीं होगी? देवी ने कहा, अब तुम्हारा वापसी का सफ़र शुरू होगा। कहाँ, कब, कैसे, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम एक दूसरे से मिलोगे ज़रूर, मगर यहाँ नहीं, इस सदी में नहीं। वो कोई और ज़माना होगा, कोई और सदी होगी। तुम चले जाओगे और बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हालात में एक दूसरे से मिलोगे। वो तुम्हारी यानी अंबर नाग मारिया की वापसी का सफ़र होगा। ये सफ़र तुम्हारे इस सफ़र से ज़्यादा भयानक और खौफनाक होगा। नाग ने कहा, क्या मैं आखिरी बार मारिया और अंबर से मुलाकात नहीं कर सकता? देवी जलाला ने कहा, नहीं, वक्त गुजर चुका है। अब तुम वापसी के सफ़र में ही एक दूसरे से मिलोगे। अभी तुम्हारा ये सफ़र ख़त्म हो गया है। जब वापसी का सफ़र शुरू होगा तो फिर तुम एक दूसरे से मुलाकात कर सकोगे, लेकिन ऐसे हालात में कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा। अब अपनी दुनिया में उतर जाओ। नाग का जहन एकदम बंद होने लगा। उसके कानों में शां शां की आवाज़ आना शुरू हो गई। वो एकदम इंसान से अपने आप बगैर अपनी मर्जी के सांप बन गया। देवी जलाला ने उसे उठाकर सुराख में फेंक दिया। नाग ज़मीन के अंदर गिरता चला गया और फिर बहुत नीचे जाकर हज़ारों लाखों सांपों के दरमियान जाकर गिर पड़ा। नाग का 5000 साला सफ़र ख़त्म हो गया था। अंबर सोकर उठा तो दिन की रोशनी खिड़की में से होटल के कमरे में आ रही थी। उसने खिड़की में से बाहर झांका। आसमान पर बादल ही बादल थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। अंबर ने घड़ी देखी, सुबह के 9 बज रहे थे। नाग और मारिया अभी तक नहीं आए थे। अंबर को ख्वाब की तरह याद था कि उन्होंने जाते हुए उसे हिलाकर जगाने की कोशिश की थी और उसने कहा था कि जल्दी वापस आ जाना, लेकिन नाग और मारिया अभी तक नहीं आए थे। अंबर ने सोचा कि हो सकता है कि कराची शहर की सैर करते दूर निकल गए हों। अंबर गुसल खाने में घुस गया। नहा धोकर उसने कपड़े बदले नाश्ता किया। अगरचे उसे उसकी ज़रूरत कभी भी महसूस नहीं हुई थी, मगर चूंकि मौसम खुशगवार था इसलिए उसका जी चाहता था कि वो नाश्ता करे और चाय पिए। चाय पीने के बाद वो होटल से बाहर निकल आया। सड़क पर लोग आ जा रहे थे। 2 बगियां गुजर गईं। उन दिनों जबकि पाकिस्तान अभी नहीं बना था, कराची की सड़कों पर शोर और रश नहीं हुआ करता था। न रिक्शा, न स्कूटर, न ट्रक और न मोटर गाड़ियों की भरमार। लोग कहा करते थे कि कराची बड़ा मुख्तसर और साफ़ सुथरा शहर है। अंबर शहर की सड़कों पर बूंदाबांदी में ही सैर करता रहा।
दोपहर के 12 बजे वो वापस होटल आ गया। नाग मारिया अभी तक नहीं आए थे। वो परेशान होने लगा, वो कहाँ रुक गए, अभी तक उन्हें आ जाना चाहिए था। दोपहर भी गुजर गई, नाग मारिया ना आए। जब दोपहर के 5 बज गए तो अंबर को फिक्र हुई। उस वक्त बाहर बराबर बारिश हो रही थी। अंबर ने बरसाती पहनी और नाग मारिया की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो चलता चलता शहर से बाहर निकल आया। यहाँ उसने एक बग्गी किराए पर ली और कोचवान से कहा कि समंदर की तरफ चलो। अंबर का ख्याल था कि हो सकता है दोनों समंदर की सैर कर रहे हों और अब वहाँ किसी होटल में बैठे कॉफ़ी पी रहे हों। समंदर के किनारे वीरानी और खामोशी थी। आज की तरह उस जमाने में लोग यूं ही घरों से घबराकर बाहर नहीं निकला करते थे। समंदर का किनारा दूर तक सुनसान था। वहाँ कोई कैफे नहीं था, कोई रेड़ी भी नहीं खड़ी थी, शायद इसलिए कि बारिश हो रही थी। अंबर अकेला ही समंदर की रेत पर चलता गया। काफी दूर जाकर एक चट्टान आ गई जिसके अंदर एक छोटा सा गार बना हुआ था। अंबर ने वहां जाकर नाग और मारिया को आवाजें दी। अंदर से मारिया की आवाज आई, अंबर अंदर आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। अंबर भागकर अंदर आ गया। अंदर जाकर क्या देखता है कि एक जगह दीवार में रोशनी की लकीर चमक रही है। अंबर ने कहा, मारिया तुम कहाँ हो? अंबर ने एक बात खास तौर पर महसूस की थी कि उसे मारिया की खुशबू बिल्कुल नहीं आ रही थी। इतने में दीवार की लकीर चौड़ी होगी और उसके अंदर से देवी जलाला का चमकता हुआ चमकीली आंखों वाला चेहरा नमोदार हुआ। उसके हाथों में त्रिशूल था। उसने त्रिशूल का इशारा अंबर की तरफ करके कहा, अंबर ये मैं हूँ, मारिया नहीं। मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। सुन, मेरी बात गौर से सुन। मारिया और नाग अब इस दुनिया में नहीं है। उनका सफ़र ख़त्म हो गया है। तुम्हारा सफ़र भी ख़त्म होने वाला है, मगर तुम्हें मिस्र में मलका मिस्र नफरीती के एहराम में जाकर उसे इजाज़त हासिल करनी होगी। अंबर फटी फटी आंखों से देवी जलाला की शक्ल देख रहा था। देवी की आंखों में एक दबदबा रोबो जलाल था। अंबर ने कहा, क्या अब मारिया और नाग से कभी मुलाकात नहीं होगी? देवी ने कहा, होगी, ज़रूर होगी, मगर उस वक्त जब तक तुम्हारी वापसी का सफ़र शुरू होगा। अंबर ने पूछा, हमारी वापसी का सफ़र कब शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा? इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुम्हारी वापसी का सफ़र इस 5000 साला सफ़र से ज़्यादा हौलनाक और पुरस्रार और हैबतनाक होगा। तुम वापसी के सफ़र में तारीख के उन सहराओं, जंगलों, आसेबी किलों, अंधे कुओं और मगरमच्छों से भरी हुई दलदलों और सांपों के जंगलों से गुजरोगे, जहाँ से किसी इंसान का आज तक गुजर नहीं हुआ। अंबर ने गहरा सांस भरा और कहा, देवी जलाला, नाग और मारिया से मेरी जुदाई कब तक के लिए है? देवी ने कहा, यह बताने की मुझे इजाज़त नहीं है। 2 माह बाद जब शुमाल की गर्म हवाएं एहराम मिस्र के पत्थरों से टकराएंगी तो तुम्हें इस शहर से कूच करके मिस्र की तरफ रवाना हो जाना होगा, ताकि मलका नफरीती के एहराम में पहुंचकर तुम्हें भी वापसी के सफ़र की इजाज़त मिल सके। खुदा हाफिज। इतना कहकर देवी जलाला की शक्ल रोशनी की लकीर में गुम हो गई। लकीर दीवार में गायब हो गई और गार में अंधेरा फैल गया। अंबर गार से बाहर निकल आया। नाग और मारिया की जुदाई के ख्याल से सख्त उदास हो रहा था। बारिश बहुत हल्की हो गई थी। समंदर की लहरें दूर दूर से आकर साहिल से टकराकर वापस जा रही थी। अंबर कितनी देर वहां खड़ा समंदर की लहरों को देखता रहा। बादलों के पीछे सूरज गरूब हो रहा था। तेज हवा चल रही थी। अंबर ने एक मोटर लॉन्च की आवाज़ सुनी। बाएं तरफ देखा तो पुरानी किस्म की मोटर लॉन्च फट फट करती समंदर में चली आ रही थी। अंबर उसे देखता रहा। ये मोटर लॉन्च किनारे के साथ साथ चली आ रही थी। फिर वो किनारे से हट गई और अंबर के थोड़े फासले पर से गुजर गई। अंबर ने मोटर लॉन्च में 2-3 आदमियों को देखा। उनके हाथों में बंदूकें थी। अंबर हैरान सा हुआ, क्योंकि ऐसी मोटर लॉन्चों में बंदूकों वाले आदमी कभी नहीं हुआ करते, मगर उसने कोई ख्याल न किया और वापस रेत पर चल पड़ा। मोटर लॉन्च उसकी नज़रों से गायब हो गई। अंबर थोड़ी दूर गया होगा कि उसने देखा कि समुद्र के किनारे रेत पर एक औरत बेहोश पड़ी है। अंबर ने झुककर उसे हिलाया। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। औरत का लिबास गरीब औरतों जैसा था। उसने आंखें खोलते ही चीखकर कहा, मेरा लाल, मेरा बच्चा वो ले गए। अंबर ने जल्दी से पूछा, बहन तुम्हारा बच्चा कौन ले गए हैं? वो डाकू। मैं अपने बेटे के साथ अपनी झोंपड़ी में जा रही थी, वो आए और मेरे बेटे को मुझसे छीन कर ले गए। हाय मेरा लाल, मेरा बच्चा। अंबर सारी बात समझ गया कि इस इलाके में पाकिस्तान बनने से पहले बच्चों को अगवा कर लिया जाता था और उन्हें दुबई और कतर ले जाकर गुलाम बनाकर फरोख्त कर दिया जाता था। उस इलाके में उन लड़कों को तेल की खुदाइयों की जगह मिट्टी ढोने पर लगा देते थे और सारी जिंदगी वो जानवरों की तरह मिट्टी ढोते रहते थे और वहीं मर जाते थे। ये काम आमतौर पर जराइम पेशा डाकू करते थे। औरत ने बताया कि उसके बेटे का नाम बिलावल है और उसकी उम्र 11-12 साल है और वो उसे बेहोश करके ले गए हैं। अंबर ने जिस मोटर लॉन्च को समुद्र में जाते देखा था, उस औरत के बेटे को डाकू उसी लॉन्च में अगवा करके ले जा रहे थे। अंबर ने औरत को उसके झोंपड़े में पहुंचाया और कहा, बहन तुम यहाँ ठहरो, मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर वापस आता हूँ। औरत आखिर माँ थी और जिस माँ का नौजवान बच्चा उसकी आंखों के सामने उसे छीन लिया जाए, उसका बुरा हाल होता है। बड़ी मुश्किल से उसे झोंपड़ी में लिटाकर अंबर वहां से निकला और समंदर के किनारे आकर वहां आ गया जहां उसने मोटर लॉन्च जाती देखी थी। अब वहां सिवाय समंदर की लहरों के और कुछ नहीं था। अंबर किनारे किनारे मगरिब की तरफ चल पड़ा। कोई 2 मील के फासले पर जाकर उसने एक छोटी सी कश्ती रेत पर खड़ी देखी। अंबर उसको खींचकर समंदर में ले आया और उसमें सवार होकर उधर को रवाना हुआ जिधर डाकुओं की कश्ती गई थी।
दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। बारिश रुक गई थी। बादलों के टुकड़े आसमान पर तैरने लगे थे। अंबर बड़ी तेजी से चप्पू चलाता समंदर में आगे ही आगे बढ़ रहा था। उसे पहले ही नाग और मारिया से जुदा होने का सख्त गम था और वो यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि खुदा जाने अब उन दोनों से उसकी कब और कहाँ मुलाकात होगी, कि ये एक नई मुश्किल उसके सामने आन खड़ी हुई थी। उससे एक दुखी माँ की बुरी हालत देखी नहीं जाती थी। उसका दिल तड़प उठा था और वो फैसला करके निकला था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन डाकुओं के चुंगल से बच्चे को छुड़ा कर ही लाएगा। हालांकि उसे नहीं मालूम था कि जो लोग बच्चे को अगवा करके ले गए हैं वो बहुत बड़े पर्दाफरोश, कातिल, डाकू और संगदिल बदमाश हैं, और जब वो किसी बच्चे को उठाकर ले जाते हैं तो फिर उनके कब्जे से उसे कोई नहीं छुड़ा सकता, और ये लोग किसी को कत्ल करना मामूली बात समझते थे। अंबर कश्ती को लेकर जब किनारे से काफ़ी दूर निकल गया तो उसे मोटर लॉन्च तो कहीं दिखाई ना दी, लेकिन कुछ फासले पर उसे एक छोटे से जजीरे का एक टीला ज़रूर नजर आया। अंबर उस जजीरे की तरफ कश्ती को ले गया। कराची से कुछ फासले पर समंदर में उस ज़माने में छोटे छोटे गैर आबाद जजीरे से हुआ करते थे, जो आजकल पाकिस्तान बहरिया के पास हैं और जहां जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन उस ज़माने में उन जजीरों में डर के मारे कोई नहीं आता था, क्योंकि ये डाकुओं और जेलों से भागे हुए कातिलों के अड्डे थे। पाकिस्तान बनने से पहले की इंडियन पुलिस भी उधर आते हुए डरती थी, क्योंकि ये खूनखार डाकू एक सेकंड में गोली चलाकर कत्ल कर देते थे और फिर लाश को गायब कर दिया करते थे। कई पुलिस ऑफिसर डाकुओं और मफरूर कातिलों की तलाश में उधर आए और फिर उनकी लाशें भी न मिल सकीं। उन जजीरों को उस ज़माने में पुलिस के लोग कातिल जजीरे कहा करते थे। अंबर को इन बातों की कुछ खबर नहीं थी। वो तो सिर्फ इंसानी मोहब्बत और एक दुखी माँ की ममता का ख्याल लेकर उस जजीरे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। उस जजीरे तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। सूरज समंदर के अंदर गुरूब हो गया और आसमान पर जहाँ कहीं बादल नहीं थे वहाँ इक्का दुक्का तारे चमकने लगे। अंबर अपनी कश्ती जजीरे के एक तरफ ले आया। यहाँ उसने वही मोटर लॉन्च को देखा जो समंदर में उसके सामने से गुजरी थी और जिसमें डाकुओं ने बच्चे को अगवा करके डाला था। ये लॉन्च समंदर में खड़ी थी और लंगर समंदर में गिरा हुआ था। उसके अंदर दो जगहों पर मिट्टी के तेल की लालटेनें जल रही थी। दो आदमी लॉन्च के ऊपर खड़े पहरा दे रहे थे। अंबर की कश्ती एक तो छोटी थी, दूसरे समंदर पर अंधेरा फैल चुका था। इस अंधेरे में पहरेदारों ने अंबर को नहीं देखा था। अंबर अपनी कश्ती उन पहरेदारों डाकुओं की नजरों से बचाकर एक तरफ निकाल कर ले गया और बुरी चट्टानों के पीछे एक जगह उतरकर साहिल पर आ गया। कश्ती उसने रेत पर खींचकर चट्टानों की ओट में छुपा दी। अंबर सबसे पहले अंधेरे में लॉन्च की तरफ गया। एक चट्टान की ओट में खड़े होकर उसने लॉन्च को देखा। मोटर लॉन्च के ऊपर दो डाकू बंदूकें उठाए पहरा दे रहे थे। उनके सरों पर काले रुमाल बंधे थे और कानों में पीतल के बाले थे जो लालटेन की रोशनी में चमक जाते थे। उनके चेहरे स्याह और खूनखार थे। अंबर को ख्याल आया कि अगर मोटर लॉन्च पर इतना ज़बरदस्त पहरा है तो हो सकता है कि अगवा किया हुआ लड़का उसी मोटर लॉन्च में कैद हो। वो कोई ऐसी तरकीब निकालना चाहता था कि जिससे बच्चे की ज़िंदगी खतरे में न पड़ जाए, क्योंकि जाहिर है वो अंबर को हलाक नहीं कर सकते थे, लेकिन बच्चे को गुस्से में आकर गोली मार सकते थे। वो ये सोच ही रहा था कि दो आदमी दूर से घोड़े दौड़ाते मोटर लॉन्च की तरफ आए। लॉन्च के पास आकर उन्होंने घोड़े रोक लिए और उनमें से एक ने पुरानी मकरानी जुबान में कहा, जोगिंदर सुनो, लॉन्च सुबह आ रही है, खबरदार रहना, नहीं तो सरदार हम सबको गोली मार देगा। पहरेदार जिसका नाम जोगिंदर था बोला, फिक्र न करो। दूसरे घुड़सवार ने कहा, हम लड़के को लेकर सुबह आ जाएंगे। इतना कहकर दोनों घुड़सवार वापस चले गए। अंबर समझ गया कि लड़का लॉन्च पे नहीं है, बल्कि पीछे इस जगह पर है जहाँ उन डाकुओं का सरदार रहता है। ये लोग उस लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं जो सुबह आएगी और जिसमें अगवा किए हुए बच्चे को सवार करवा के दूसरे मुल्क में रवाना करके उसकी कीमत वसूल कर ली जाएगी। अंबर ने मोटर लॉन्च का ख्याल छोड़ दिया और उस तरफ रवाना हुआ जिधर को घुड़सवार गए थे। रात का अंधेरा फैल चुका था और उसके आगे रेत के टीले फैले थे जहाँ कहीं कहीं जंगली पौधे और दरख्त उगे थे। अंबर चलता गया। आखिर उसे उस वीरान बेआबाद खतरनाक जजीरे में एक छोटी सी किले नमा इमारत दिखाई दी, जिसकी दीवारें ऊपर को उठती हुई ऊपर जाकर एहराम मिस्र की तरह एक दूसरे से मिल गई थी। उसके नीचे एक जगह दरवाजे में रोशनी हो रही थी। अंबर रुककर सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो यूं ही डाकुओं के खुफिया ठिकाने पर चला गया तो उसे भी पकड़ लेंगे और गोली मार देंगे। जाहिर है अंबर को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें जरा सा भी शक पड़ गया कि अंबर उनके शिकार को लेने आया है तो वो बच्चे को जरूर कत्ल कर देंगे, ताकि पुलिस कोई सबूत तलाश न कर सके। और अंबर के पास सब कुछ करने के लिए सिर्फ एक रात बाकी थी। सुबह सुबह दूसरे किसी मुल्क या जजीरे से लॉन्च आने वाली थी जिसमें बच्चे को डालकर हमेशा के लिए गायब कर दिया जाने वाला था। सबसे पहले अंबर ये मालूम करना चाहता था कि अगवा किया हुआ लड़का बिलावल कहाँ पर है, यानी उन डाकुओं ने उसे कहाँ रखा हुआ है। अंबर को यकीन था कि उन डाकुओं के पास एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा 6-7 बच्चे हैं जिनको उन्होंने कराची में जगह जगह से अगवा किया है और अब किसी बड़े एजेंट के हाथों उन्हें फ़रोख्त करने वाले हैं। अंबर के दिमाग में एक स्कीम सोची और पुरअसरार इमारत की तरफ चल पड़ा। दरवाजे की एक खिड़की खुली थी जिसके अंदर से लालटेन की रोशनी आ रही थी। अंबर दरवाजे से अभी 15-20 कदम दूर ही था कि किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पर खंजर रखकर कहा, हाथ खड़े कर लो और आगे आगे चलो। अंबर ने ठेठ मकरानी जुबान में कहा, क्यों बे, तेरा दिमाग खराब हो गया है साले, अपने आदमियों को भी नहीं पहचानता, देखता नहीं हम सेठ के आदमी हैं। साले सुबह लॉन्च नहीं आ रही क्या?
माल नहीं दोगे तो तुम्हें रुपया कहाँ से मिलेगा? चलो हमें कैद कर लो, फिर रुपया ले लेना किसी दूसरे अरे गरे से। अंबर ने यह मुकालमा इतने एतमाद के साथ बोला कि जिस डाकू ने उसकी गर्दन पर खंजर रखा था वो उसके सामने आ गया और खिसियाना सा होकर मुस्कुराकर बोला, अरे बाबा, तुम जो आधी रात को चोरों की तरह आ रहा है तो हम समझा कोई गवर्नमेंट का जासूस है, बोलो क्या कहते हो? अंबर ने कहा, सुनो, इधर हमारा जासूस ने खबर दिया है कि पुलिस का लोग समंदरी गश्त लगाया है। सरदार से कहो हम लोगों को अगर थोड़ा देर हो गया तो घबराना नहीं, हम लांच जरूर लेकर आएगा, तुम माल तैयार रखना। डाकू ने कहा, तुम फिक्र ना करो दादा, अगर कोई ऐसा वैसा खतरा भी हुआ तो हमारे सरदार सारी की सारी कराची पुलिस का मुकाबला कर सकता है। अंबर बोला, ना बाबा, ऐसा ना कहो, हमें मालूम है कि तुम्हारा सरदार बड़ा बहादुर आदमी है, मगर देखो हमें क्या ज़रूरत पड़ा है ख्वामख्वाह पुलिस से टक्कर लेने का। अगर ऐसी वैसी बात होगी तो थोड़ा इंतज़ार कर लेगा। अच्छा ये बताओ इस बार कितना बच्चा लोग है? डाकू ने कहा, इस बार तो सिर्फ एक बच्चा है, 10-11 साल का लड़का है। बाकी बच्चा लोग हमारा आदमी पंजाब की तरफ अगवा करने गया है, वो आएगा तो अगली बार ज़्यादा बच्चा लोग भेजेगा। अंबर ने कहा, बस सिर्फ एक बच्चा लोग है, हमारे सेठ ने तो बड़ा माल समझकर इधर लांच को भेजा है। अच्छा खैर अगले फेरे में पूरी कर लेगा। डाकू ने कहा, आओ अंदर आ जाओ ना, सरदार से भी मिलो। अंबर ने कहा, शायद वो सो रहा होगा, अब जाता हूँ उससे वो मिलूंगा, पहले तुम ज़रा लड़का मुझे दिखा दो, देखूँ अच्छा तंदुरुस्त माल है कि कमज़ोर है साला। डाकू ने कहा, आओ खुद अपनी आंखों से देख लो। डाकू अंबर को पुरस्कार एहराम नुमा इमारत के अंदर ले गया। सबसे पहले ड्योढ़ी में बंधे कुत्ते ने भौंकर अंबर का इस्तकबाल किया। डाकू ने कुत्ते को डांट दिया। लड़का एक छोटी सी कोठली में बंद था, उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों पर खुश्क आंसुओं के निशान थे। डाकू ने कहा, साला 2 दिन में दुबला हो गया है गम से, 2-1 रोज़ खाए पिएगा तो फिर से मोटा ताज़ा हो जाएगा। अंबर ने लड़के को गौर से देखकर कहा, बस ठीक है, कोई बात नहीं, हम जाकर अपने सेठ को बोल देगा कि माल तैयार है। अंबर ने वो जगह देख ली थी जहां लड़का कैद था, यही वो देखना चाहता था। अंबर ने डाकू से हाथ मिलाया और कहा, अच्छा खुदा हाफिज, सुबह मिलेगा लांच के साथ। डाकू अंबर को लेकर ड्योढ़ी की तरफ बढ़ा ही था कि सामने से सरदार का खास आदमी आ गया। उसने डाकू से कहा, ये कौन है? अंबर ने उसके सामने भी वही बात की कि मैं लांच की खबर लेकर आया हूँ और लांच सुबह पहुँच जाएगी। दूसरे डाकू को अंबर पर यूं ही शक सा पड़ गया। उसने कहा, सरदार के पास जाकर उसे खबर दो। अंबर ने इधर उधर के बहुत बहाने बताए, मगर दूसरा डाकू उसे साथ लेकर सरदार के बहाने आ गया। सरदार जाग रहा था और अपने 2 डाकुओं के साथ दरी पर लालटेन जलाए बैठा रुपयों की थैलियां गिन गिन कर अलग रख रहा था। उसने अंबर को देखा तो पूछा कि ये कौन है। अंबर ने सरदार के सामने नहीं आना चाहता था, मगर मजबूर होकर आ गया था। अंबर ने वही बात दोहराई। सरदार को शक पड़ गया। उसने उठकर जेब से पिस्तौल निकाल लिया और अंबर की तरफ तान कर कहा, तुम्हारे सेठ का नाम क्या है और जो लांच आ रही है उसका नाम क्या है? अंबर तो सारा काम झूठ मूठ कर रहा था। उसकी जाने बला के सेठ का नाम क्या था और लांच का नाम क्या था वो नाम न बता सका। सरदार ने उसी वक्त अंबर को पकड़ लिया और लात मारकर जमीन पर गिराते हुए गरजदार आवाज में कहा, कौन हो तुम साले? फिर अपने साथियों की तरफ देखकर बोला, इसे ले जाकर कोठली में बंद कर दो, सुबह लांच आने के बाद इसे गोली मार देना। डाकू अंबर को एक तंगो तारीख कोठली में ले गए और अंदर डालकर बाहर से ताला लगा दिया। अक्लमंदी यही थी कि अंबर खामोश रहे। वो खामोशी से कोठली के अंदर बैठ गया और सोचने लगा कि लांच आने से पहले वो लड़के को अगवा करने की क्या स्कीम लड़ा सकता है। सिवाय इसके कि कोई स्कीम उसके दिमाग में नहीं आ रही थी कि कोठली तोड़कर लड़के को निकाल कर ले जाए, मगर इसमें लड़के की जिंदगी को खतरा था, उस पर गोलियां बरसाई जा सकती थी। अंबर ने सोचा कि क्यों ना वो सरदार को अगवा कर ले। अंबर इस स्कीम से बड़ा खुश हुआ। इस तरीके से लड़के को वहां से निकाला जा सकता था। रात जब आधी गुजर गई तो अंबर ने कोठली के कबाड़ पर जोर से पाँव मारने शुरू कर दिए। शोर सुनकर पहरेदार ने बाहर से कहा, क्यों बे, क्यों शोर मचा रहा है? थोड़ा इंतजार करो, सुबह तुम्हें जिंदगी से निजात मिल जाएगी। अंबर ने कहा, कोठली में सांप निकल आया है, वो बाहर तुम्हारी तरफ आ रहा है। उसी वक्त पहरेदार ने ताला खोल दिया और लालटेन की रोशनी डालकर बोला, कहाँ है सांप? पहरेदार ने राइफल तान रखी थी। अंबर ने उसकी राइफल पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा। पहरेदार 3 कलाबाजियां खाता अंबर के आगे गिर पड़ा। अंबर ने उसकी गर्दन पर ऐसा हाथ मारा कि वो बेहोश हो गया। अंबर ने राइफल उठाई और सरदार की कोठली की तरफ आ गया। सरदार की कोठली के बाहर 2 डाकू पहरा दे रहे थे। अंबर ने जाते ही उनमें से एक डाकू को राइफल का दस्ता मारकर नीचे गिरा दिया। दूसरे डाकू ने फायर किया, धमाका हुआ। गोली अंबर के सर से टकराकर नीचे गिर पड़ी। धमाके की आवाज़ से सरदार उठ बैठा और पिस्तौल पकड़े बाहर आ गया। क्या हो रहा है? उसने चिल्लाकर पूछा। अंबर ने राइफल का रुख उसकी तरफ करके कहा, सरदार पिस्तौल फेंक दो। मगर सरदार ने ऊपर तले अंबर पर 4 गोलियां चला दी। चारों की चारों गोलियां अंबर को लगी, मगर सरदार ये देखकर परेशान हो गया कि किसी एक गोली ने भी अंबर पर असर न किया। अंबर ने आगे बढ़कर सरदार को गर्दन से पकड़ लिया और राइफल फेंककर उसका दूसरा पिस्तौल उसकी पेटी से निकालकर उस नाली उसकी गर्दन से लगाई और कहा, जो मैं कहूँ वो करो, नहीं तो तुम्हें गोली मारकर इसी वक्त हलाक कर दूंगा। ये तो तुम देख चुके हो कि तुम्हारी गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा। सरदार को बेबस देकर सारे डाकू वहां गए और पिस्तौल उसने सरदार की गर्दन के साथ लगा रखा था। उसने बुलंद आवाज से कहा, अगर किसी ने कदम उठाया तो मैं तुम्हारे सरदार को गोली मार दूंगा। सरदार ने हाथ के इशारे से कहा, पीछे पीछे रहो, मेरे करीब मत आओ। फिर सरदार ने अंबर से पूछा, तुम क्या चाहते हो? अंबर ने कहा,
जो लड़का तुमने अगवा करके दूसरी कोठरी में बंद कर रखा है उसे मेरे हवाले कर दो। सरदार ने अंबर की तरफ कहर भरी नजरों से देखा और कहा, तुम पुलिस के आदमी हो क्या? अंबर ने कहा, नहीं, मैं लड़के का चाचा हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। सरदार ने अपने आदमी को हुक्म दिया, लड़के को निकाल कर यहाँ ले आओ। अंबर ने कहा, यहाँ नहीं लाना, बल्कि उसे निकाल कर बाहर ले चलो। डाकू लड़के को निकाल कर बाहर ले आए। अंधेरे में सितारों की हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। अंबर ने कहा, हमें एक घोड़ा लाकर दिया जाए। सरदार के हुक्म से उसी वक्त घोड़ा लाया गया। अंबर ने लड़के को घोड़े पर बिठाया था कि डाकू ने उस पर पहले से हमला कर दिया। एक साथ 10-12 गोलियां पीछे से आकर अंबर के जिस्म पर लगी। अंबर ने घूमकर पिस्तौल की पहली गोली से एक डाकू को नीचे गिरा दिया। दूसरी गोली सरदार की गर्दन में मारी। सरदार चकरा कर गिरा और मर गया। उसके बाद अंबर ने लड़के को अपने पीछे खड़ा कर लिया और फायरिंग करने लगा। डाकू गिरते और मरते जा रहे थे। अंबर ने मशीन गन उठा ली थी। लड़का जमीन पर औंधे मुंह लेट गया था। अंबर मशीन गन से घूम घूम कर चारों तरफ गोलियों का मींह बरसा रहा था। थोड़ी देर बाद जब अंबर ने फायरिंग बंद की तो वहां डाकुओं की लाशें अंधेरे में बिखरी पड़ी थी। अंबर ने लड़के को साथ लिया, समुद्र के किनारे के पास आकर छुप गए। उसी जगह रात के पिछले पैर डाकुओं की वो लॉन्च आने वाली थी, जिसमें अगवाशुदा लड़के बिलावल को डालकर आगे दुबई या कतर के इलाके में ले जाकर फरोख्त करना था। बिलावल को पता चल चुका था कि अंबर उसका हमदर्द है और उसे उन डाकुओं की कैद से छुड़ाने के लिए यहाँ आया था। वो वापस अपनी माँ के पास जाना चाहता था, मगर अंबर ने कहा, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि जो लांच तुम्हें यहाँ से लेने आ रही है उसमें कहीं कोई दूसरे अगवा किए हुए बच्चे तो नहीं है। बाकी रात अंबर और बिलावल दोनों छुपकर लांच का इंतजार करते रहे। खाली लांच उनके सामने समंदर में खड़ी थी, जिस पर पहरेदार चल फिरकर चौकीदारी कर रहे थे। जब पौ फुटने लगी तो जोर से लांच की सीटी की आवाज़ आई। अंबर ने बिलावल से कहा, होशियार हो जाओ, डाकुओं की लांच आ रही है। लांच दम तोड़ती रात के हल्के हल्के उजाले में किनारे के पास आकर रुक गई। उसके अंदर छप्पर के नीचे एक मध्यम लालटेन रोशन थी, उसके सिवा वहाँ कोई रोशनी नहीं थी। अंबर और बिलावल उसे गौर से देख रहे थे। इतने में आने वाली लांच ने 3 बार सीटी दी। खाली लांच के पहरेदार कश्ती में उस तरफ गए और फिर वापस किनारे पर आकर रुक गए। वो उतरे और तेज तेज कदमों से पुरस्रार मकान की तरफ गायब हो गए। वो हैरान थे कि 3 बार सिग्नल देने के बावजूद पुरस्रार इमारत से डाकू और सरदार निकल कर क्यों नहीं आए। आने वाली लांच के डाकुओं को खतरा महसूस हुआ कि कहीं पुलिस ने छापा तो नहीं मार दिया। पहरेदार अपने सरदार और दूसरे डाकुओं को लेने पुरस्रार मकान की तरफ गए। थोड़ी देर बाद वो घबराए हुए वापस आते हुए दिखाई दिए। अंबर ने बिलावल से कहा, बेटा तुम इसी जगह ठहरो, खबरदार इधर उधर मत होना, मैं अभी आता हूँ। अंबर अंधेरे में खाली लांच पर जाकर चढ़ गया। इतने में पहरेदारों ने आकर डाकुओं को बताया कि खुफिया ठिकाने पर हमला हो गया और सब डाकू सरदार समेत मारे गए हैं। इतना सुनना था कि आने वाले डाकू भी घबरा गए। वो लांच स्टार्ट करके भागने की तैयारियां कर ही रहे थे कि अंबर ने खाली लांच स्टार्ट कर दी और तेजी से उसे डाकुओं की लांच के आगे ले आया। डाकू घबरा गए। उसके सरदार ने चिल्लाकर कहा, पुलिस आ गई है, खाली लांच पर दस्ती बम फेंको। उसके साथ ही अंबर की लांच पर ऊपर तले 4 दस्ती बम आकर गिरे और बड़े जोरदार धमाकों के साथ फट गए। लांच में आग लग गई और वो गड़गड़ाती हुई डूबने लगी। अंबर अंधेरे में एक तख्ते पर बैठकर उसे लहरों पर बहाता डाकुओं की लांच के पीछे आ गया था। वो एक लटके हुए रस्से की मदद से लांच के ऊपर चढ़ गया। सारे डाकू लांच के सामने वाले कोने पर खड़े अंबर की डूबती लाश को देख रहे थे और खुश होकर नारे लगा रहे थे। अंबर सीढ़ी उतरकर नीचे आ गया। यहाँ आकर उसने देखा कि कोठली बंद है और बाहर ताला पड़ा है। अंबर ने मुक्का मारकर ताला तोड़ दिया। दरवाज़ा खोला तो अंदर 5 लड़के रस्सियों में जकड़े हुए थे। अंबर को देखकर वो रोने लगे। अंबर उन्हें तसल्ली दी और कहा, घबराओ नहीं बच्चों, मैं तुम्हें आज़ाद कराने आया हूँ। और उसने उनकी रस्सियाँ तोड़ डाली और कहा, खामोशी से मेरे पीछे पीछे चले आओ। अंबर 5 लड़कों को लेकर लांच के ऊपर आ गया। डाकू अभी तक दूसरी तरफ मुंह किए खड़े नारे लगा रहे थे। अंबर ने बारी बारी सारे बच्चों को नीचे समंदर के तख्ते पर उतार दिया। जब वो खुद उतरने लगा तो रस्सी उसके हाथ से छूट गई, मगर इससे पहले कि वो समंदर में गिरता और आवाज़ पैदा होती, उसने उछलकर फिर से रस्सी थाम ली और यूं किसी को कानों कान खबर न हुई। अंबर भी तख्ते पर उतर आया। अंधेरा छट रहा था। अंबर बड़ी तेजी से तख्ते को किनारे पर ले आया और उसने 5 बच्चों को बिलावल के पास खो में छुपा दिया। अब वो डाकुओं को उनके गुनाहों की सज़ा देना चाहता था, ताकि वो आइंदा किसी माँ का बेटा और बाप के जिगर का टुकड़ा अगवा ना कर सकें। अंबर ने बच्चों को अच्छी तरह से समझा दिया कि वहीं छोड़ा और खुद डाकुओं के लांच के पास किनारे पर आकर समंदर में छलांग लगा दी। वो तैरता हुआ जब लांच के करीब गया तो डाकुओं ने उसे देख लिया और अंबर पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, मगर अंबर आगे बढ़ता चला गया। वो रस्सी पकड़कर लांच के ऊपर आ गया। उसके जिस्म से सैकड़ों गोलियां टकरा कर गिर चुकी थी। डाकुओं के सरदार ने आगे बढ़कर पिस्तौल तान लिया और अंबर को हाथ खड़े करने को कहा। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारे तमाम अगवा किए हुए लड़के गायब कर दिए हैं, अब तुम भी गायब होने के लिए तैयार हो जाओ। इतने में दूसरे डाकू ने खबर दी कि बच्चे गायब हैं। सरदार ने पिस्तौल की सारी गोलियां अंबर पर ख़त्म कर दी, मगर अंबर अपनी जगह खड़ा मुस्कुराता रहा। फिर आगे बढ़ा और उसने सरदार के हाथ से पिस्तौल छीनकर खाली पिस्तौल इतनी ज़ोर से उसके सर पर मारा कि आधा पिस्तौल सरदार की खोपड़ी के अंदर धंस गया। सरदार गिर पड़ा। दूसरे डाकू अंबर पर टूट पड़े, मगर बेफायदा, क्योंकि चंद सेकंड गुजरे थे कि लांच में शोले भड़क रहे थे
और बच्चे अगवा करने वाले संगदिल जालिम लोगों की लाशें उसमें जल रही थीं। अंबर तमाम बच्चों को कराची शहर ले आया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। बिलावल की मां को सबसे पहले उसका बच्चा दे दिया गया। उसने अंबर का माथा चूमकर बेशुमार दुआएं दी और खुशी खुशी अपने बच्चे को लेकर चली गई। इस तरह दूसरे बच्चे भी उनके माँ बाप के हवाले कर दिए गए। अंबर को गोल्ड मेडल दिया जाने वाला था कि अंबर वहां से निकल गया था। वो अपने अंदर एक आवाज़ आती सुन रहा था कि वापस चलो अंबर, वापस चलो, तुम्हारी वापसी का सफ़र शुरू होने वाला है। अंबर को कराची से सीधा काहिरा जाकर एहराम मिस्र में मलका नफरीती के मकबरे में पहुंचकर उससे अपने 5000 साला वापसी के हौलनाक, भयानक और सनसनीखेज सफ़र की हिदायत लेनी थी। वह अब नाग और मारिया से मिलने के लिए बेताब हो रहा था, मगर उसे यह भी मालूम था कि मारिया और नाग से उसकी मुलाकात अब वापसी के सफ़र में खुदा जाने कहाँ और किस किस्म के खौफनाक हालात में हो, क्योंकि उसे बता दिया गया था कि उसकी वापसी का सफ़र मौत के ताक़ुब से ज़्यादा सनसनीखेज, लर्ज़ाखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा। अंबर ने उसी रोज़ वीज़ा लेकर काहिरा की एक हवाई टिकट ली और शहर से बाहर एक वीरान खंडर सी इमारत के पास आकर ठहर गया। यहाँ वो यूं ही सैर करते करते आ गया था कि अचानक बादल गरजे, बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। उसने सोचा कि कुछ देर के लिए उस इमारत में रुककर पनाह ले और जब बारिश रुके तो वापस शहर की तरफ रवाना हो जाए, क्योंकि उसका जहाज़ उड़ने में भी काफ़ी वक्त था। अंधेरा गुप्त था। किसी वक्त बिजली चमकती तो उसकी रोशनी में अंबर को बारिश मूसलाधार होती नजर आ जाती थी। बिजली की कड़क से दिल दहल रहे थे। अंबर ने सोचा कि ख्वामख्वाह इस तरफ सैर करते हुए आ निकला, लेकिन अब उसे बारिश के तूफान के थमने का हर हालत में इंतजार करना था। बिजली रह रहकर चमक रही थी। बादल यूं गरज रहे थे जैसे पहाड़ एक दूसरे से टकरा रहे हों। दोस्तों, यहाँ अंबर का ये सफ़र ख़त्म होता है। मौत का ताक़ुब सीरीज़ के 100 हिस्से यहाँ पर मुकम्मल हो गए, मगर अंबर नाग मारिया कहानी का इख्तिताम नहीं हुआ। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि इस कहानी के अगले 100 हिस्से यानी वापसी का सफ़र इसी चैनल हैदर वॉइस पर जल्द शुरू किया जाएगा। उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश, मैंने 100 किस्तें जो पेश की, आपको यकीनन पसंद आई होंगी। अंबर नाग मारिया मौत का ताक़ुब की 100 किस्तों की सीरीज़ में आपको बहुत दफ़ा इंतज़ार भी करना पड़ा, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं अपना वादा पूरा करने में कामयाब हुआ और मैंने हैदर वॉइस पर अंबर नाग मारिया मौत का ताक़ुब सीरीज़ की 100 किस्तें पूरी तौर पर पेश कर दी। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बहुत जल्द इसी चैनल हैदर वॉइस पर आप अंबर नाग मारिया कहानी की अगली सीरीज़ मुलाहिज़ा फरमाएंगे, यानी वापसी का सफ़र। उसके भी 100 हिस्से होंगे। आप दोस्तों के पसंद करने, कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया।